चलिए, तो बात यहाँ जीएसटी की हो रही है। जीएसटी आज के समय में आपके जॉब के लिए, मेरा पूरा उद्देश्य है जॉब के हिसाब से समझाना, क्योंकि आप लोगों का अल्टीमेट एम वही है। मतलब यदि मान चलो 50 स्टूडेंट बैठे हैं तो 40 स्टूडेंट्स का नीड वही है कि सर हमें जॉब करनी है। अब ऐसी स्थिति में जॉब में जाते समय जीएसटी एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर आज की डेट में साबित हो रहा है। क्यों? क्योंकि कोई भी ट्रांजेक्शन यदि आपको रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए जीएसटी आपको आना चाहिए। अभी जीएसटी जिस दिन आया था, डेट मालूम है सबको क्या थी? 1 जुलाई 2017। और देश में ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन साबित हुआ। जीएसटी जब लाया गया और तब से लेके आज की डेट तक बहुत ज्यादा इसमें चेंजेस हो चुके हैं, लेकिन कोशिश लगातार यही की जा रही है कि व्यापारी को व्यापार करने में आसानी हो, जो सरकार का मोटा मोटा उद्देश्य है, और सरकार का टैक्स का कलेक्शन ज्यादा से ज्यादा। तो जीएसटी आखिरकार है क्या? ये एक बहुत कॉमन सा प्रश्न है जो कई बार हमारे दिमाग में उठता है, क्योंकि हम उस क्षेत्र में कभी कदम ही नहीं रखा। हमने कभी इस बात को जानने की, समझने की कोशिश ही नहीं की कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। तो इस ज्यादातर केसेस में हमने देखा कि ये एक बहुत ही सामान्य सी नॉलेज है। मतलब ऐसा नहीं कोई स्पेशल टेक्निकल नॉलेज हो, और इतना नॉलेज यदि कोई भी व्यक्ति कॉम्पिटिशन तैयारी करता है, बीकॉम की स्टडी कर रहा है, एमबीए कर रहा है, तो ये पढ़ता है। कोई स्पेशलिस्ट सीए की तैयारी करेगा तो निश्चित रूप से टैक्सेशन उसको पढ़ना ही होगा। लेकिन बात आती है हमारी, हम यहाँ सब आए हुए हैं टैली वर्ल्ड पर टैली सीखने के लिए। और टैली सीखने का पर्पज, जैसे हम हमेशा कहते हैं, या तो एम्प्लॉयमेंट है, या अपना बिजनेस है, या फिर नॉलेज है। तो हमारा इस पूरे क्लास का मेन ऑब्जेक्टिव है, मेरा व्यक्तिगत रूप से, वो है आप लोगों को जॉब इनेबल्ड बनाना। मतलब कहीं ना कहीं आप जॉब में जा पाओ और नॉलेज के साथ में आप कॉन्फिडेंटली काम कर पाओ। तो उसके लिए आज हम आप लोगों के साथ में जीएसटी क्लास की बात कर रहे हैं। दोस्तों, जीएसटी के अंदर हमारा जो अभी तक पढ़ाने का पैटर्न रहा है, जीएसटी के अंदर जो हमारा अभी तक पढ़ाने का पैटर्न रहा है वो ये है कि हम आपको पहले जनरल एंट्रियां सिखाते हैं, देन फिर हम आपको जीएसटी पे ले जाते हैं। लेकिन इस बार मैं कुछ डिफरेंट कर रहा हूँ, और इस बार मैं आपको जीएसटी के साथ ही जनरल एंट्रियों को करवाने वाला हूँ। तो ये आप लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट साबित होगा। क्यों? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आज के समय में हमें समय को बचाना है, और साथ में जल्द से जल्द जॉब के लिए अपने आप को रेडी करना है। तो हम उसको लेंथी ना करके थोड़ा प्रोसेस को शॉर्ट करेंगे। और 2 एक्सरसाइज इस बार हम लोग साथ साथ कर रहे हैं। तीनों बैच जो मेरे पास है यहाँ पर 7 से 8, 3 से 5 बजे तक का बैच है, और एक है सुबह 10 से 11 का। तीनों बैचों के अंदर एक ही प्रोसेस चल रहा है। वो क्या? हम पहले एक बार बुक का बिजनेस कर रहे हैं, एक बुक बिजनेस है, और उसके पैरेलली हम एक असाइनमेंट दे रहे हैं। तो अभी जो आपको असाइनमेंट मिलेगा अगला वाउचर एंट्री का, वो फिर जीएसटी ही मिलेगा। तो जिससे आप लोगों का पैरेलली भी काम स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए अब हम लौट के आते हैं हमारे टॉपिक पर, जीएसटी पर। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज। पहले 10-15 मिनट में केवल एक बैकग्राउंड पर नजर डालूंगा, ताकि आप लोगों के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए जीएसटी को लेकर। दोस्तों, देश के अंदर जीएसटी लगाना सरकार की मजबूरी है। क्यों? टैक्स की चोरी ना हो। ओके, सॉरी, सरकार के पास फंड आता है, कहने का थोड़ा सा शब्द अलग है, लेकिन उद्देश्य एक ही है। वो क्या? किसी भी संस्था को, किसी भी व्यक्ति को अपने परिवार को चलाना है, तो उसको लगातार आय कमाते रहना अनिवार्य है। हमारे देश में जो सिस्टम है, लोकतांत्रिक ढांचा है, उसके अंतर्गत जो सरकारें हम चुनते हैं, उन सरकारों के ऊपर बहुत सारे दायित्व होते हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जिसे हम कहते हैं सरकार का काम है देश को चलाना। तो देश को चलाना एक बहुत कॉमन वर्ड हुआ, लेकिन आपको मालूम है ये केवल हवा में बातें करने से काम नहीं होता है। आप हम जिस देश में रह रहे हैं वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि रोड, ब्रिजेस, डैम्स, हॉस्पिटल्स और बहुत सारी बिल्डिंग्स की नीड है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि आखिरकार जीएसटी की नीड क्या है। तो देखिए, जीएसटी लाना सरकार के लिए एक नया स्टेप हो सकता है, लेकिन आखिरकार इसका देखा जाए तो बैकग्राउंड तो सरकार को देश को चलाने के लिए टैक्सेस के माध्यम से
आय कमाना आवश्यक है, सरकार की आय है ये, आप समझिए इस बात को। टैक्सेस लगाना सरकार को कोई शौक नहीं है, सरकार को देश को चलाना है, देश की अर्थव्यवस्था को चलाना है, उसके लिए खर्चे करने पड़ेंगे और उन खर्चों को करने के लिए सरकार को आय की जरूरत है, पैसा कमाने के लिए। अब सरकार कोई व्यापार करना चाहती नहीं है, कर तो रही है, थोड़ा बहुत है अभी कुछ ऐसे सरकारी उपक्रम, सरकारी इंडस्ट्री, सरकारी फैक्ट्रीज जहां पर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सरकार का मेन काम है देश को चलाना, देश के अंदर शासन करना, लेकिन सरकार को इन सब चीजों के लिए खर्च भी करना पड़ता है। अब प्रश्न उठता है कि सरकार की आय के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं। तो देश के में सरकार की आय का जो सबसे बड़ा स्रोत आज के समय में वो है टैक्स। दूसरा स्रोत सरकार की आय का होता है, जैसे कि उन्होंने कुछ अपने सरकारी चीजों की नीलामी की, जैसे कि उन्होंने टेलीकॉम कंपनियों की नीलामी की, सरकारी जो खनिज स्रोत होते हैं, खदानों, 2G आपने सुना, 2G स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा घोटाला भी हुआ था उसके रिगार्डिंग, आपने 3G 4G 5 स्पेक्ट्रम होते हैं, इनकी नीलामी की जाती है। देश में कई सारे जैसे ब्रिजेस बन गए, तो रोड्स बन गई, तो फिर टोल्स के लिए नीलामी होती है स्टेशन पर। तो सरकार के, अच्छा सरकार खदानें जो होती हैं पत्थर की, कोयले की, इनकी नीलामी करती है। ये उसकी हमारे को पता है, इसलिए आपको पता होगा, इसके अलावा भी बहुत सारे खनिज निकलते हैं, उसकी नीलामी होती है। तो सरकार को रॉयल्टी के थ्रू इनकम आ रही है। तीसरा सरकार का स्रोत हो सकता है सरकारी कंपनियां, जैसे LIC फॉर एग्जाम्पल, एक सरकारी कंपनी है, सबको मालूम है, वो हर साल सरकार को हजारों करोड़ों रुपया एज अ इनकम प्रोवाइड करती है। LIC का टोटल नेट वर्थ यदि आज आप बात करोगे तो वो लगभग 45 लाख करोड़ का है LIC का। उसमें से वो हर साल सरकार को लगभग 90,000 करोड़, 1 लाख करोड़, इतना रुपया वो सरकार को एज अ इनकम देती है। तो आप सोच के देखिए कि इस तरह की बहुत सारी कंपनियां देश में सरकार के तहत, सरकार के अंडर में चल रही, जैसे भेल, पावर ग्रिड, HPCL का आई एम नॉट श्योर अभी प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, लेकिन ऐसे बहुत सारे नवरत्न कंपनियां कही जाती थी जो सरकार के अंडर में थी और जिनको चलाकर सरकार कुछ पैसा कमाती थी। हाँ जी, शेल, जो भी बहुत सारी कंपनियां हैं जहां पर सरकार का बहुत बड़ा हिस्सा है या सरकार उनको पूरी तरह ओन करती है, उनसे सरकार पैसा कमाती है। तो सरकार को आय कमाने के डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हैं, लेकिन इनमें से जो सबसे मेजर सोर्स है वो है टैक्स। टैक्स का मैं थोड़ा इतिहास बताने का प्रयास करूं तो आपने सुना होगा कि हमारे देश में अंग्रेजों का एक शासन काल रहा, और अंग्रेजों के शासन काल से पहले भी देश में राजा महाराजाओं का शासन रहा है। तो ये आज आप जो टैक्स देख रहे हो, ये काफी मॉडिफाइड रूप है। जबकि देखा जाए तो राजाओं के शासन काल में भी टैक्स लगा करता था, और उसका एक उदाहरण आपको पता होगा, लगान मूवी। लगान मूवी में भुवन लगान दे ही नहीं रहे, कुछ था डायलॉग उसका। तो उसमें क्या हो रहा है कि भुवन मना कर रहा है कि साहब हम लगान नहीं देंगे, पर टैक्स नहीं देंगे, ठीक है ना। अभी वो जो भी रीजंस थे उनके, लेकिन लगान का सिस्टम रहा है, और ये देश को या किसी भी प्रजातंत्र को चलाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि देश की जनता से ही सरकार या राजा पैसा लेगा और उसको देश की जनता के लिए ही खर्च करेगा। ये मोटा मोटा सिद्धांत है। तो हमारे देश के अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेशन का इतिहास बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। ये लगभग आप 1985 के बाद इसका शुरुआत हुआ, और 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी और उस समय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे, तब जाकर के इसमें बहुत ज्यादा लिबरलाइजेशन आया, तो इसका दायरा बढ़ाया गया। 1995 के समथिंग सर्विस टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया। पहले जो सर्विस टैक्स लगा करता था, लोकल टैक्स, उसको बोला था लोकल सेल्स टैक्स, और वो शायद पहले भी था, मुझे यहाँ तक याद है। 1985 के बाद इसका दायरा बढ़ता चला गया, और फिर इसको सेंट्रल सेल्स टैक्स भी बोला गया, सर्विस टैक्स बोला गया। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पर एक्साइज ड्यूटी के रूप में टैक्सेस लगाए गए, और ये बनता चला गया, बढ़ता चला गया। देश की जनता बढ़ती चली गई, सरकार की नीड्स बढ़ती चली गई, इकोनॉमी हमारी खुलती चली गई, बाहर की कंपनियां देश में आने लगी, तो सरकार का टैक्स का दायरा बढ़ने लगा। तो आज हम लोग यदि विश्व में 5वें नंबर की इकोनॉमी के रूप में खड़े हुए हैं, धीरे धीरे सरकार का, मोदी जी का लक्ष्य 3रे नंबर की इकोनॉमी बनाना। वो कितने बड़े फिगर्स हैं, वो हम बोले भी तो शायद हमें समझ में ना आए, वो इतने बड़े फिगर्स होते हैं। तो इसीलिए ट्रिलियन बिलियन इकोनॉमी, ट्रिलियन इकोनॉमीज में वो बात करते हैं। तो हमें क्या करना है, अपने एज एन अकाउंटेंट हमारा रोल क्या है,
हमें केवल और केवल अपने व्यापार के थ्रू जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते समय टैक्सेशन को ध्यान में रखना है, समझना, ताकि हम लोग अपने जॉब को, अपनी ड्यूटीज को जहाँ कहीं भी काम करें वहाँ परफॉर्म कर पाए। तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि टैली तो एक सॉफ्टवेयर है, अकाउंट एक सब्जेक्ट है, लेकिन उसके पहले भी एक कॉमन टॉपिक है, वो ये है कि आप लोग देश के यूथ्स हैं और आप लोगों को देश के अंदर देश की जो अर्थव्यवस्था है उसके विषय में कुछ मोटी मोटी बातें पता होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग दैट वी आर गोइंग टू बी एक्सपर्ट कि हम आपको अर्थशास्त्री यहाँ से बना के भेजेंगे, बट व्हाट वी आर प्लानिंग कि एटलीस्ट यू शुड बी अवेयर दैट देयर इज समथिंग देश में चल रहा है। क्योंकि हम में से ज्यादातर लोगों को इस बात की अवेयरनेस ही नहीं है कि हमारे देश का बजट कब आता है। हो सकता है कुछ लोगों को पता हो, बस मोस्टली लोगों को मैंने एक नोटिस किया देश के बजट के बारे में पता नहीं है, कब आ रहा है, क्या हो रहा है उसके अंदर, और उसमें उस बजट से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है हमें यही नहीं मालूम। आप में से कितने लोगों को मालूम है देश बजट किस तारीख को पेश होता है हमारे देश का? 1, 2, 3। मैं ये पूछ रहा हूँ बजट क्या होता है, ये तो बहुत बात की बात है। बजट क्या होता है, बजट क्यों पेश किया जाता है, और इसका हमारे लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो आंसर आपको पता होना चाहिए। लेकिन होता यही है कि हम लोग अपनी दुनिया में जीते रहते हैं, बस कमाया, खाया और खर्च किया जरा हुई, बाकी हमें चीजों से मतलब ही नहीं है। तो इसे कहते हैं कूप मंडूक। और कूप मंडूक सुना है ना, कुएं का मैडम। उसी तरह की जिंदगी जी रहे हैं। जबकि बड़े सिटीज में जो बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए बच्चे रहते हैं उनका दिमाग इतना ओपन हो जाता है, दे नो ईच एंड एवरीथिंग, तो उन्हें हर सब्जेक्ट पर पकड़ बनने लगती है। जबकि हम कोई 11, 12, बीकॉम, बीएससी, बीए करने के बाद एक टैली कोर्स किया और एक छोटी जॉब पकड़ी और हमारी जिंदगी उसमें संतुष्ट। बताओ इसमें मैंने कुछ गलत कहा? मैं तो चारों तरफ वही देख। तो आप लोगों को इस क्लासेस देने का पर्पस एक ये भी है कि आपकी थोड़ी सी दृष्टि खुले, आप तो सोचना शुरू करो कि आखिरकार ये चीजें बहुत बड़ी हैं, हम जानते ही क्या है, कुछ भी नहीं। तो हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उस टॉपिक का छोटा सा हिस्सा यही है कि देश के अंदर जब बजट आता है 1 फरवरी को, पहले ये 28 फरवरी को आया करता था, फिर ये 1 फरवरी को हो गया। इसके अंदर टैक्सेशन के थ्रू, बहुत सारे टैक्सेस के थ्रू सरकार पैसा कमाना चाहती है ताकि देश के लिए खर्च कर सके। तो हमें क्या करना है, हमें ये समझना है कि आखिरकार जीएसटी लाया क्यों गया, क्योंकि देश को, सरकार को टैक्स की जरूरत है। वो ना जीएसटी से पहले देश के अंदर ऑलरेडी एक टैक्स चलता था, वो है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स, तो सर इनकम टैक्स का तो जीएसटी का क्यों लाया गया, कोई बता सकता है मेरे को? व्हाट इज इनकम टैक्स? पहले थोड़ा ये से बात कर लें। कोई दिक्कत तो नहीं है? मतलब ऐसा तो नहीं लग रहा कि सर क्या पढ़ाने को लाया था, नहीं सर क्या पढ़ा रहे हैं? तो मैं बहुत कॉमन सी बात कर रहा हूँ और आपकी अवेयरनेस की है, क्योंकि मेन टॉपिक जो हमें टच करना है जीएसटी, उसको इनके साथ में लिंक करोगे तो आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो मैं यहाँ पर एक एक करके क्वेश्चंस के माध्यम से आपको हर एक क्लैरिटी देना चाहता हूँ। देखिए, देश के अंदर आज़ादी के बाद से और जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी है, लेकिन आज भी स्थिति क्या है कि देश में मात्र 1% आबादी ही टैक्स भर रही है। लगभग 8 से 10 करोड़ लोग अपनी आयकर का दर्शन, मतलब आयकर भरते हैं। लगभग 8 से 10 करोड़ लोग अपना आयकर रिटर्न भरते हैं, जानकारी देते हैं सरकार को, लेकिन उनमें से भी मात्र 1% लोग ही अपना टैक्स जमा कर रहे हैं। तो 150 करोड़ के देश में आप सोच के देखिए कि 1 करोड़ लोग भी अपना टैक्स प्रॉपर नहीं भर रहे। सरकार का चिंता का विषय है कि यदि इतनी इनकम में हम निर्भर रहे तो ये देश को तो सुपर पावर बनाने से रहे। तो उन्होंने और देशों का मॉडल देखा, वहाँ पर 2 तरह के टैक्सेशन सिस्टम चला करते हैं। कौन कौन से? वहाँ पर चलते हैं टैक्सेशन को, हर कंट्री में, ज़्यादातर कंट्रीज में 2 तरह के सिस्टम्स में बांटा गया। एक को बोला गया डायरेक्ट टैक्स और एक को इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो देखिए हो क्या रहा है कि आप आज की डेट में, यदि मैं आपसे बोलूं कि आपको ये टैक्स भरना है, आपने इतना पैसा कमाया, आपको इतना टैक्स भरना है, आप बचने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये डायरेक्टली आपको पॉकेट से पे करना पड़ रहा है। तो मोस्टली ह्यूमन साइकोलॉजी यही है, मनोविज्ञान यही कहता है कि व्यक्ति से डायरेक्ट पैसा मांगोगे वो नहीं देगा। आप उसी पैसे को इनडायरेक्टली उससे निकलवा सकते हो। तो उसका तरीका क्या निकला?
गुड्स और सर्विसेज। बोले आप कोई ना कोई गुड्स तो खरीदोगे, आपकी मजबूरी है, और कोई ना कोई सर्विसेज आप लोगे। तो सरकार ने बोला कि हम आपसे फिर ठीक है इनकम टैक्स तो आप पे लगेगा, वो थोड़ी ना हटा रहे हैं, लेकिन अब आपको जो जो गुड्स या सर्विसेज आप कंज्यूम करोगे उस पर भी टैक्स आपको देना होगा। तो सरकार का जो टैक्स का दायरा था वो बढ़ गया और सरकार अब ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करने लगी। जो पुराने टैक्सेशन सिस्टम से उसमें भी टैक्स की चोरी लगातार बनी हुई थी, जिसको दूर करने के लिए सरकार जीएसटी लेकर आई। बहुत सारी बातें हैं वो बाद में करेंगे, पहले हम मोटे कंसेप्ट को समझ लें कि देश में सरकार की आय का जो सबसे बड़ा और मुख्य स्रोत है आज के समय में वो है टैक्सेशन, यानी कि कर। इस कर को दो भागों में बांटा जाता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर जो हमारे सामने एग्जांपल आता है वो है इनकम टैक्स। प्रश्न यही उठा था कि आखिरकार ये इनकम टैक्स के होते हुए फिर ये टैक्स कौन लाया गया, क्योंकि अभी मैंने एग्जांपल दिया कि देश के अंदर 150 करोड़ की आबादी होते हुए केवल 1% लोग ही 1% तो इसके हिसाब से हो गया लगभग 1.5 करोड़ लोग ही टैक्स भर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है, सरकार को आय जो आनी चाहिए वो नहीं आ रही। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, सरकार के जो ज़्यादातर रिसोर्सेज लगे होते हैं ना वो डायरेक्ट टैक्सेस पर लगे होते हैं और वहाँ से इनकम आ रही है इतनी सी, जबकि सरकार इनडायरेक्ट टैक्सेशन से आज के समय में पिछले 2-3 महीनों का एवरेज फिगर आ रहा है महीने का 1,80,000 करोड़ रुपए का, मतलब मोटा मोटा 2 लाख करोड़ रुपए महीने की सरकार की आय आ रही है। किससे? जीएसटी से, इनडायरेक्ट टैक्सेशन से। तो सरकार के लिए आज के समय में ज्यादा महत्वपूर्ण क्या हो गया? इनडायरेक्ट टैक्सेशन। तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन आपकी और हमारी जिंदगी को दोनों तरीके से प्रभावित करेगा। एक तो टैक्स देने के तरीके से कि हमको टैक्स देना ही देना है हर व्यक्ति, हर वस्तु पर, हर सर्विस पर, और एज एन अकाउंटेंट हम लोगों को पता होना चाहिए कि आखिरकार मेरे व्यापार में या मैं जिसके यहाँ अकाउंटिंग कर रहा हूँ उनके यहाँ पर जीएसटी का क्या क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो वो चीज़ें हम यहाँ समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो टैक्सेशन के अंदर डायरेक्ट टैक्स क्या, जो डायरेक्टली उसी व्यक्ति से लिया जाए जिस व्यक्ति ने वो पैसा कमाया है, और इनडायरेक्ट टैक्सेशन क्या, ये टैक्स उस व्यक्ति ने लिया जाए जिसने वो गुड्स या सर्विसेज कंज्यूम की है। इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण क्या है, आप सब लोग टेली के स्टूडेंट हो, मुझे आपसे फीस लेनी होती है, तो मैं डायरेक्टली एक स्टूडेंट को बुला करके फीस के लिए भेज देता हूँ कि आप फीस जमा करो, आप फीस जमा करो, आप फीस जमा करो। आपके पास एक क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर, जो यूनिक आईडी है टेली वर्ल्ड की, किसी और की वो आईडी नहीं हो सकती। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, ये तो आप दे रहे हो डायरेक्ट टैक्सेस। अब इसमें क्या होता है, कोई व्यक्ति मेरे को फीस जल्दी देता है, कोई लेट देता है, कोई नहीं दे रहा है, तो हमें उससे निकलवानी पड़ती है। वो तरीके होते हैं सब अपने अपने। तो उसी तरीके से तो सुनो, निकलवानी पड़ती है कि की हंसी आ गई तुमको। सुनो, अभी मैं यदि बाहर जाके एक शॉप ओपन कर दूं और शॉप पर स्टेशनरी बेचने लगूं, किताबें बेचने लगूं, अब आप क्या कर रहे हो, आप वो शॉप मेरी ही है, अब आप वहां जा रहे हो, किताबें खरीद रहे हो और स्टेशनरी खरीद रहे हो और वहां पैसा दे रहे हो, तो जो प्रॉफिट आ रहा है वो भी किसकी जेब में जा रहा है? मेरी जेब में। अब मैं आपसे डायरेक्टली वो पैसा मांगता तो आप नहीं देते, लेकिन मैंने वो पैसा निकालने के लिए तरीका क्या अपनाया, गुड्स या सर्विसेज जो भी मैंने माध्यम बनाया उसके माध्यम से आप वो पैसा मुझे दे रहे हो। तो पैसा आप ही दे रहे हो, बट पहला था तरीका डायरेक्ट, जहां आप डायरेक्टली मेरे पास आते और मैं आपको इसकी रसीद देता, लेकिन इनडायरेक्टली अब मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि बाहर दुकान में से मेरे पास आज 100 रजिस्टर थे, 50 बिक गए, 50 कौन ले गया, मुझे तो ये मतलब 50 रजिस्टर बिके और मुझे 50 रजिस्टर का पैसा चाहिए। सेम कॉन्सेप्ट आपका अप्लाई होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन। डायरेक्ट टैक्सेशन में सरकार आप लोगों को क्या इशू करती है, पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर। आप में से ज्यादातर लोगों का होगा, क्योंकि आप 18 से ऊपर हो चुके, ज्यादातर जिन पे नहीं है वो बनवा लेंगे अपनी तो कर। तो ये पैन कार्ड आपकी क्या है, आइडेंटिटी, किसमें, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। अब आप कोई भी लेन देन करोगे तो ये पैन कार्ड आपका उस लेन देन के अंतर्गत दर्ज हो जाएगा और ये जानकारी डायरेक्ट टैक्स के तहत सरकार को चली जाएगी। तो सरकार आपसे डायरेक्टली टैक्स मांगने के हकदार बन जाती है।
ठीक है ना। तो आपकी पहचान किससे हो रही है? पैन कार्ड से। जीएसटी के अंदर आपने कोई भी सामान खरीदा, आपने कोई वस्तु खरीदी, सरकार कभी आपसे पूछने नहीं आती भाई तो आपने इसका क्या किया, क्यों खरीदी, कब खरीदी। आपने खरीदी, आपने पैसा दिया, टैक्स दिया, बात करूं तो सरकार को खरीदने वाले की आइडेंटिटी से, एड्रेस से, पिन कोड से कोई लेन देन सरोकार नहीं है। किस टैक्स में? इनडायरेक्ट टैक्सेशन। इनडायरेक्ट टैक्सेशन में सरकार को तो जो वस्तु या जो सेवा है उसके माध्यम से वो टैक्स सरकार तक पहुंच रहा है, ये सरकार का मेन ऑब्जेक्टिव है, ये सरकार का मेन पर्पस है। तो सरकार देख रही है कि मुझे ऐसे तो टैक्स कलेक्ट करना ज्यादा आसान हो रहा है कि जहां पर मैं गुड्स या सर्विसेज के माध्यम से मैं ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर पा रही हूँ। पूरे साल भर में डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन जो होता है वो होता है मैक्स टू मैक्स 17-18-20 लाख करोड़ तक, और ये इससे ज्यादा जा रहा है। तो ऐसे केसेस में यहाँ पर सरकार का फोकस है कि हम इतने रूल्स सख्त बनाएं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेशन में चीजें बच ना पाए। और जितनी प्रोग्रेसिव कंट्री होती है, जहां पर अर्थव्यवस्था प्रोग्रेसिव होती है, वहां धीरे धीरे सरकार का फोकस इनडायरेक्ट टैक्सेशन में ज्यादा होता है, डायरेक्ट टैक्सेशन पर धीरे धीरे वो रिलैक्सेशन देती चली जाती है, जो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ, केवल आप याद रखो ना रखो वो तो आपको हेडलाइन में पढ़ने में आ जाएगा। आने वाले 1 साल के अंदर अंदर आपको इनकम टैक्स बदला हुआ मिलेगा। जैसे जीएसटी आया था 2017 में, 2025 में संभावना बन रही है, नॉट श्योर, संभावना बन रही है कि जो अभी इनकम टैक्स है आपका, जो बिल्डिंग है, सरकार इसको खाली कर देगी और एक नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाएगी। वो बिल्डिंग लगभग बन के कंप्लीट हो चुकी है। जैसे नई संसद भवन में गए थे, तो पुराना संसद भवन भी आपका बना हुआ था और अभी भी बना हुआ है, लेकिन उसका यूज ऑफिशियली अब नहीं होता है, नई संसद भवन का होता है। ठीक उसी प्रकार अब एक नया कानून शब्द यूज कर रहा हूँ, किसका? इनकम टैक्स का, बन के तैयार हो चुका है, लगभग लॉन्च होने की देरी है। उसका नाम दिया गया है डायरेक्ट टैक्स कोड, DTC। अभी इसका नाम है इनकम टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स कोड आने वाला है देश के अंदर। अभी इस समय यूट्यूबर्स बहुत जम के वीडियोस डाल रहे हैं, शायद जरूर कोई ना कोई हलचल हुई है सरकार में जिस वजह से वो, तो आपकी जानकारी के लिए है, अपडेट के लिए है। और जीएसटी जैसा चल रहा है वो कानून वैसा चलेगा, बस होगा ये कि उसमें लगातार अपडेट्स आते रहेंगे, वो हम समझ पर देखते रहें। ये तो बात थी कुछ हिस्ट्री की। अभी बात ये है कि सर जीएसटी आखिरकार लाया क्यों गया, ये तो बता दो। जीएसटी का फुल फॉर्म पता चल गया, कब लाया गया ये पता चल गया। तो देखिए, जीएसटी लाने का पर्पस सरकार का यही था कि जो पुराना जब कुछ सिस्टम में खामियां होती हैं, आप जिस घर में रह रहे हो और उसमें लगातार आपके यहाँ चोरियां हो रही हैं, अब आपने बहुत परिवर्तन कर लिया, ये खिड़की निकलवा के वहां लगवा दी, वो दरवाजा बंद कर दिया, इसके बाद भी लगातार चोरियां हो रही हैं। पता चला कि मकान बदलते मकान नहीं, वो कोई भूतखाना बन गया जिसमें घुसने से डर लगता है। तो पुराने टैक्सेशन में यही हुआ कि इतने सारे टैक्सेशन हो गए कि वकील को दिक्कत, सीए को दिक्कत, व्यापारी को दिक्कत और सरकार को दिक्कत, क्योंकि सारे टैक्सेस को लागू करवाना उसके लिए बहुत मैन पावर चाहिए, फोर्स चाहिए, पैसा खर्च होता है, समय खर्च होता है और टैक्स आता नहीं है। तो सरकार ने पूरा एबॉलिश किया, खत्म किया और नया सिस्टम खड़ा कर दिया, इसको बोला गया जीएसटी, जिसमें पुराने सारे टैक्सेशन को खत्म करके वो सब नया लेके आया गया। ये बात समझ आ रही है आपको? तो जीएसटी एक नया टैक्सेशन सिस्टम है जो और देशों के कंपैरिजन में हम बहुत पीछे थे, तो उसके इक्विवेलेंट आ गए। अभी क्या हो रहा है, तो जीएसटी देश में लाने के पीछे पुरानी सिस्टम्स की कमियों को दूर करते हुए टैक्स कलेक्शन को ज्यादा मजबूत बनाना था। तो ये तो जीएसटी लाने का मुख्य पर्पस था। अभी तक के डिस्कशन में किसी का कोई प्रश्न, किसी का कोई डाउट, विवाद समझ में ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। आप लोगों को मैं एक जानकारी की और बता दूं, एज एन अकाउंटेंट डायरेक्ट टैक्सेशन का एक ब्रांच होता है जिसको कहा जाता है टीडीएस और टीसीएस। ये हमारे काम का है। आज की डेट में मैं देखता हूँ बहुत सारे जो सीनियर अकाउंटेंट हैं वो एक सीए से ज्यादा बेहतर नॉलेज रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो 20 सालों से काम कर रहे हैं और उन्होंने सारे लॉज को बारीकी से देखा है, कई बार कानूनी दिक्कतें झेली हैं, तो उनका नॉलेज लेवल, उनका कॉन्फिडेंस लेवल काफी हद तक बढ़ चुका होता है। तो अभी आप समझेंगे कि कोई अकाउंटेंट केवल जीएसटी से काम चला रहे नहीं है, उसको इनडायरेक्ट टैक्सेशन के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। इवन मैं ये कहता हूँ इन्वेस्टमेंट्स के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए, आपकी इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए,
आप समझिए, आज आप जिस फील्ड में कदम रखने वाले हैं उस फील्ड के अंदर कोई व्यक्ति आपको हायर क्यों करे? केवल डाटा एंट्री के लिए? नहीं। आप क्या एक 8-10 हजार की सैलरी तक सेटिस्फाइड रहोगे? नहीं। आपको आगे बढ़ना है, आपको आगे इस लाइन में जाना है, तो फिर उस स्थिति में आपको अपने आप को धीरे धीरे समय के साथ साथ में सब फील्डों में एक्सपर्ट बनाना पड़ेगा। चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे आपकी इंग्लिश हो, चाहे आपकी टैक्सेशन की नॉलेज हो, इन्वेस्टमेंट्स की नॉलेज हो, अकाउंट्स की नॉलेज हो, फाइनेंस की नॉलेज हो, और आपके टैली की नॉलेज हो। ये बहुत सारे डोमेन मैंने बताए, ये सब डोमेन कहीं ना कहीं रोल प्ले करते हैं। एक टीम में ऑलराउंडर की जगह पहले पक्की होती है। बॉलिंग भी कर लेता है, बैटिंग भी कर लेता है, और फील्डिंग भी कर लेता है, विकेट कीपिंग भी कर लेता है। तो वो पहले उसका सिलेक्शन होगा। तो आप यदि मास्टर ब्लास्टर बनकर के पहले दिन ही छक्के लगाने की कोशिश करोगे तो निश्चित सी बात है क्लीन बोर्ड होने की चांसेस ज्यादा है। हाँ, आप 2 4 5 साल में अपने आप को एक्सपर्टाइज बना लें किसी फील्ड में, फिर आप जाएं तो चलेगा। लेकिन शुरुआत में तो एमबीबीएस डॉक्टर को करनी ही पड़ती है। 4 साल की जो एमबीबीएस है वो सबको करनी पड़ेगी। तो वही काम आप लोग कर रहे हो अभी। फिर आपको जिस फील्ड में एक्सपर्ट बनना हो आप फिर उसके लिए पेशेंट मेहनत कर सकते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं आप लोगों से कि डायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर आपको ये 2 टॉपिक्स के विषय में कम से कम जानकारी होनी चाहिए कि व्हाट इज टीडीएस और व्हाट इज टीसीएस। आने वाले टाइम पर सॉरी ज्यादा ज्यादा मुझे तो उसकी टाइम तो ज्यादा सा चाहिए। हम आने वाले टाइम पर इसी तरह सेमिनार का प्लान करेंगे जिसमें हम टीडीएस और टीसीएस के विषय में आपके जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं उसके विषय में आपसे हम बात करेंगे। अब मैं आपसे बात करते तो मेरा आज का टॉपिक चूंकि ये इनकम टैक्स और पैन कार्ड ये सब नहीं है तो मैं इसको यहाँ पर क्लोज करूंगा। लेकिन इसमें एक चीज आपको पता होनी चाहिए, वो ये कि जब जीएसटी का पूरा डिजाइनिंग किया गया डायरेक्ट टैक्सेशन में तो इसका बेस क्या बनाया गया? पैन कार्ड। दिक्कत क्या हो रही थी पता है? पुराने 1 जुलाई 2017 से पहले के सिस्टम में सरकार जो टैक्स लगाती थी वो टैक्स हर राज्य का अलग अलग हुआ करता था। यह आपको पता है राज्य सरकारें मेनली मेरी नजर में 3 तरह की होती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और फिर आपकी लोकल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी। हम लोकल अथॉरिटी को थोड़ी देर के लिए हटा दें। हम बात कर रहे हैं मेनली 2 तरह की सरकारें हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। दोनों ही सरकारें आपके डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि आपने विधायक चुना, आपने सांसद को चुना, सांसद चुन के पार्लियामेंट में बैठा, विधायक चुन के विधानसभा में बैठा, और दोनों ही सरकारें शहर के देश की भलाई के लिए काम करती है। अभी ऐसे में इशू क्या आया? इशू ये आया कि जो पुराने टैक्सेशन सिस्टम्स थे उसमें बहुत सारी कमियां ये थी कि हर राज्य के अपने 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 अलग अलग सर्वर्स थे, तो वहां पर टैक्स की चोरी बहुत होती थी। अब उसमें क्या दिक्कत थी कि मैं यदि व्यापारी हूं तो मैंने क्या किया, मेरी राज्य सरकार को अपनी बिक्री बता दी कुछ और, केंद्र सरकार को बिक्री बताई कुछ और। अब दोनों सरकारों के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था कि केंद्र सरकार राज्य सरकार से पूछ ले कि अच्छा इस फला फला व्यापारी ने अपनी बिक्री हमें इतनी बताई है, आप बताओ आपको कितनी बताई। पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि सर्वर्स अलग थे, टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज था नहीं, तो इस बात का फायदा उठा के व्यापारी टैक्स की चोरी कर रहे थे। ठीक है, लेकिन जीएसटी आने के बाद सरकार ने क्या किया, सारे के सारे राज्यों से मिल करके सहमति बना करके सारे सर्वर बंद करवा दिए उन्होंने। बोले अब पूरे देश में एक ही सर्वर होगा, GSTIN उसको बोला गया, GSTN बोला गया, GST नेटवर्क, IN का मतलब कुछ और नहीं। तो GST नेटवर्क बनाया गया एक, और उसके तहत सरकार ने पूरे देश भर के राज्य सरकारों के साथ मिलकर एक कॉमन पोर्टल बनाया। इसका पोर्टल का एड्रेस आज है gst.gov.in। ये पोर्टल बनाया गया www.gst.gov.in। ये पोर्टल, तो ये पोर्टल आप देश के किसी भी हिस्से में जाएंगे इसी पोर्टल से आपको काम करना पड़ेगा। तो अभी क्या हुआ, सरकार ने पूरा कॉमन कर दिया। लेकिन समस्या क्या होती वही कि यदि वो इसमें कुछ नया लेते तो फिर से इनकम टैक्स के साथ में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि देश में पैन कार्ड भी यूनिक होता है हर व्यक्ति का, डुप्लीकेट नहीं होता। यदि होता है डुप्लीकेट हो भी सकता है लेकिन चांसेस कम रहते हैं, तो सीधे सीधे 10,000 रुपए का पेनल्टी आता है। जानकारी के लिए बता रहा हूँ, यदि आपने 2 पैन कार्ड बनवा लिए, 2 अलग अलग पैन नंबर आपके पास हैं, तो एक आपको तुरंत सरेंडर कर देना चाहिए, और सरेंडर करने जब जाएंगे तो आपको 10,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी। क्योंकि ये नियम, कोई व्यक्ति 2 पैन कार्ड नहीं रख सकता है। दूसरा पैन कार्ड यदि आप बनवा लेते हैं गलती से या जानबूझ के तो 10,000 रुपए का पेनल्टी आप पर लगेगा।
तो कोई भी व्यक्ति यदि पैन कार्ड होल्डर है तो उसका इनकम टैक्स में खाता है। तो सरकार यही चाहती थी कि इनकम टैक्स और जीएसटी में चीजें डिस्प्यूट ना हो, अलग अलग ना हो। तो सरकार ने जब जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशंस की बात की, भैया आप काम करना चाहोगे तो आपको जीएसटी में क्या लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन। तो जीएसटी में जब आप रजिस्ट्रेशंस लेने जाओगे तो इस रजिस्ट्रेशंस के अंदर आपका जो बेस है वो क्या बनाया गया, पैन नंबर। तो इसीलिए आप कभी भी कोई भी जीएसटी नंबर यदि आप पढ़ने जाओगे तो उसके अंदर, ये मैं अपना जीएसटी नंबर लिख रहा हूँ, मेरा है जो लाइव है, चालू है, ये मेरा जीएसटी नंबर है। तो इस जीएसटी नंबर के अंदर जो बीच के 10 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हैं, ये मेरे पैन नंबर है, ये मेरा पैन नंबर है। शुरुआत के 2 अल्फाबेट जो होते हैं वो स्टेट कोड है। जो लोग 8 साल वाले 9 पढ़ चुके हैं, सर ने बताया होगा उन लोगों को। तो एक रिवीजन बैच है आप लोगों के लिए, एक बढ़िया रिवीजन हो रहा है आप लोगों का। तो ये जो पूरा सिस्टम है, ये जिसे जीएसटी आईएन में अभी कह रहा था, जीएसटी आईएन का मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो जीएसटी आईएन बोलते हैं, ये टोटल 15 कैरेक्टर्स का होता है। मैं कैरेक्टर वर्ड यूज कर रहा हूं, अल्फाबेट वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं। कैरेक्टर्स में अल्फाबेट, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर सब आ सकते हैं। हमारे केस में केवल अल्फा न्यूमेरिक है ये। तो हमने 23 को क्या क्या बोला, स्टेट कोड। तो मेरे एमपी का स्टेट कोड क्या है, 23। दिल्ली का 07, राजस्थान का 09, यूपी का 08। तो ऐसे अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग कोड्स हैं। तो सरकार ने जब ये नंबर बनाया जीएसटी रजिस्ट्रेशन का, तो उसमें आपको जितने भी बिल, इनवॉइसेस आप देखोगे, उन सब पे जो पार्टियां रजिस्टर्ड होती हैं उनके सब पे इनवॉइसेस पर उनका जीएसटी नंबर लिखा होता है। तो ये जीएसटी नंबर जो लिखा जाता है उसमें सबसे पहली विशेषता उसका स्टेट कोड है, मतलब वो व्यापारी उस स्टेट में रजिस्टर्ड है। ठीक है। दूसरी बात, ये रजिस्ट्रेशन नंबर 1 बताता है कि ये कौन सा रजिस्ट्रेशन है उसका उस स्टेट में, इस पैन नंबर पर। तो ये पहला रजिस्ट्रेशन एमपी राज्य में, ये मेरा पहला रजिस्ट्रेशन है। ठीक है। जेड का मतलब होता है ये फिक्स है, ये फिक्स है, मतलब ये जेड हमेशा आपको कॉमन मिलेगा, ये कोई चेंज नहीं आएगा। और लास्ट में जो के मिला, के, इसका नाम दिया जाता है चेक। चलिए, तो ये कहलाता है चेक सब डिजिट। अरे अल्फाबेट होता है तो नॉर्मल होता है लास्ट वाला। मैं आ रहा हूं, मैं वही आ रहा हूं। मैंने जब चेक सब डिजिट बोला तो इसमें आपके लिए मैं बताने वाला था, जब तक ये हमारे सुपुत्र आ गए। 0 से लेके 9 और ए से लेके जेड, इनमें से कोई भी अल्फाबेट या नंबर हो सकता है। ठीक है। और 1 तो फिक्स है। अभी बात आई इस पैन नंबर की, तो इसमें केवल इतनी सी जानकारी आपको देने लायक अभी है, क्योंकि इस क्लास को मुझे शॉर्ट में निपटाना है। 2:30 बजे तक आपको इतना लेकर आना है कि आप प्रैक्टिकल लेवल तक पहुंच पाओ। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको मैं फास्ट करने की कोशिश करूंगा। प्लीज मेरी बात में सुनिए, बातें ना करिए। कोई प्रश्न हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, या लगता है तो यार बोल रहे हो तो ब्रेक दे दूंगा। कोई भी ऐसी बात जो आपके सिर के ऊपर से जा रही है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग बातों को अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे। अभी मैं सारी बातें हिंदी में ही कर रहा हूँ, उर्दू में नहीं कर रहा, चाइनीज में नहीं कर रहा। चलिए, रिपीट कर दो। चलिए, मैं बात कर रहा हूँ कि जीएसटी में आप आ गए, अब आप जीएसटी में हो, अब आपने जीएसटी का टॉपिक शुरू कर दिया है। हमने समझिए डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स क्या सब समझ चुके हैं। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होना पहली अनिवार्यता है, आपको टैक्स लगाना है। मैं भी इस पर भी आऊंगा, लेकिन पहले आप मोटी बात समझिए, टैक्स मुझे लगाना है। 2 पार्टियां हो सकती हैं, एक टैक्स लगाने वाली और टैक्स देने वाली। हम अभी जितने लोग बैठे हुए हैं, मेरे को छोड़ के या शुभम को छोड़ के, मुझे शुभम का आइडिया नहीं है, आपका रजिस्ट्रेशन है आपके पास है, तो आपके नाम से ही है, आप ही प्रोपराइटर हो उसमें, और कोई आप भाई साहब सर पापा के नाम पे होगा, पापा के नाम से मेरे नाम पर टाइम लगेगा। और कोई प्रोपराइटर, मालिक। अच्छा, स्विंग चालू कर दे, कर दे। चलिए बंद। इतने लोगों के साथ क्या होगा, सफोकेशन हो जाता है 15 मिनट में। चलिए, तो मैं बात कर रहा था कि
अभी जो हम बात कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन की, इस किसके एंगल से बात कर रहे हैं? दो पार्टियां हैं। एक व्यक्ति जो आप और हम हैं जो टैक्स देते हैं, तो हमारे पास हम में से किसी पर रजिस्ट्रेशन है क्या? मेरे और शुभम को छोड़ के किसी और पर? आप पर है किसी पर? नहीं, घर में हो सकता है, घर में फादर के पास हो सकता है, आपके और किसी रिश्तेदार के पास हो सकता है, लेकिन आपके नाम पे तो नहीं है कोई रजिस्ट्रेशन नहीं। चलिए, तो आप लोगों को कैसे समझना है कि आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं और उसका एक जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है। जैसे आप मेरे यहाँ जॉब कर रहे हो और मेरा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है, तो मेरे यहाँ जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है, उस रजिस्ट्रेशन में पहले दो कैरेक्टर 23 हो गए, तो मतलब ये एमपी में रजिस्ट्रेशन है मेरा। 1 का मतलब एमपी में पहला रजिस्ट्रेशन है इस पैन नंबर पर, ठीक है। जेड हमेशा फिक्स मिलेगा आपको सभी जीएसटी नंबर्स में, और के कहलाता है चेक सम डिजिट। ये स्पेशल एक डिजिट होती है, स्पेशल कैरेक्टर है, जिसका उपयोग इस नंबर को वैलिडेट करने के लिए होता है। इसका एक लॉजिक है, वो लॉजिक सॉफ्टवेयर में फीड है। आप एक काम करना, जब टैली में कोई सी का जीएसटी नंबर टाइप करोगे और मेरा नंबर टाइप करके के की जगह ए कर देना, बी कर देना, सी कर देना, वो एरर बता देगा। अब इसका लॉजिक क्या है वो मैंने जानने की कोशिश की, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि वो बहुत कोडिंग वाला इशू है, तो इसमें हम नहीं जा पाए। तो हमने बस ये समझ लिया कि के यदि है तो के ही रहेगा, इसकी जगह ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता। तो आपको ये फिक्स रखना है। क्यों है? इसका कोई लॉजिक नहीं है, वो लॉजिक हमें नहीं मालूम, लॉजिक तो है बट वो लॉजिक हमें नहीं मालूम। जैसे ओपनली गवर्नमेंट से नहीं, आप यदि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जाते हो या बहुत डीप में जाते हो तो हो सकता है शायद कोई बता दे, जीएसटी एक्सपर्ट, बट मेरे को आज तक नहीं समझ में आया, या मैंने बहुत ज्यादा खोदा खादी नहीं की, सीधी बात ये है। तो मेरे को अभी नीड महसूस नहीं हुई। मैं प्रोग्रामिंग करने बैठूंगा किसी सॉफ्टवेयर में, हो सकता है वहां नीड हो जाए तो मुझे जानना पड़े, बट मुझे तो केवल जीएसटी नंबर डालना है टैली सॉफ्टवेयर में, तो मैंने बहुत दिमाग नहीं लगाया। ठीक है, गूगल देवता से पूछा था, वो नहीं बता पाए, तो फिर हम रह गए, फिर हम छोड़ो भाई। चलिए, अब बात आती है पैन नंबर पर। आप समझिएगा, इस पैन नंबर के अंदर केवल दो चीजें आपकी जानने के लिए हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो है ये चौथा अल्फाबेट और ये पांचवा अल्फाबेट। सर ने बताया था, क्या? सर ने समझाया था। अब देखो, जो चीज समझे होती ना वो सुनने बड़ा आनंद आता है, पता है हमें, इसलिए वो पता ही नहीं हो तो काला अक्षर भैंस बराबर। तो क्या करना है हम लोगों को? इसको थोड़ा समझना है। क्यों? क्योंकि हमें वर्किंग करनी है, स्मार्ट वर्किंग। मैं हमेशा बोलता हूँ, एक तो हार्ड वर्कर और एक होता है स्मार्ट वर्कर। ज्यादातर लोग हार्ड वर्कर कैटेगरी में आते हैं। स्मार्ट वर्कर वो है जो जीएसटी नंबर देख करके ही बता दे कि ये प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, इसके मालिक का सरनेम क्या हो सकता है, या सरनेम है तो उससे आइडिया लगा ले हाँ ये जीएसटी नंबर सही है। तो बताऊं मैं आपको, ये चूंकि पैन नंबर किसकी देन है? इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स के अंदर व्यक्ति नाम से एक परिभाषा दी गई है। सुनना, अच्छी इंपॉर्टेंट जानकारी है। शायद इसके लिए मैंने एक शॉर्ट भी अपलोड किया था, मैंने इंस्टा पर या यूट्यूब पर, आप चाहे तो देख लेना उसको। हाँ जी, मेरा व्यक्तिगत तो मैं यूज नहीं करता हूँ, लेकिन टैली वर्ड का है, उस पर हम पोस्ट बीच में डालते रहते हैं, आप चाहे तो देख लेना। चलिए, बात यहाँ आई, हमने इसके लिए बताया कि ये जो वर्ड है पैन नंबर, ये कहाँ से उठकर आया? परमानेंट अकाउंट नंबर। जी हाँ, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के अंदर क्यों लगाया गया? इनकम कमाने के लिए। अब व्यक्ति, आप और हमारी नजरों में अभी तक आप और हम ही व्यक्ति हैं, जबकि इनकम टैक्स की नजरों में 8 तरह के व्यक्ति होते हैं। डू यू नो? मालूम है आप लोगों को? 8 तरह के व्यक्ति होते हैं। कौन कौन से आपको मालूम है? शुभम, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पर्सन इन इनकम टैक्स। कौन कौन से? नंबर 1, इंडिविजुअल, लाइक यू एंड मी, वी आर इंडिविजुअल कैटेगरी पर्सन। तो इनकम टैक्स कहता है आपके ऊपर इनकम टैक्स के रूल्स अलग लगेंगे, बिकॉज यू आर एन इंडिविजुअल। और इंडिविजुअल व्यक्ति जो होता है उसकी फैमिली भी होती है, उसके बाल बच्चे भी होते हैं, उसकी जरूरतें भी होती हैं, वो सामाजिक प्राणी भी है। तो इसीलिए इनकम टैक्स के जो नियम हैं उनमें व्यक्ति को प्राथमिकता देते हुए नियम बनाए गए, तो इंडिविजुअल को लिए अलग नियम बनाए गए। दूसरी कैटेगरी में आते हैं पार्टनरशिप फर्म में। क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति होते हैं जो मिलकर के व्यापार कर रहे होते हैं, तो उसमें प्रश्न ये उठा कि साहब प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा, लॉस में तो टैक्स कोई दे देता नहीं है, प्रॉफिट होगा तो उस पर टैक्स कौन देगा? 3 पार्टनर है तो कौन देगा? कोई कहेगा मेरा टैक्स कम बन रहा है, कोई कहेगा ज्यादा बन रहा है, कभी लॉस हो गया, कोई बाहर चला गया, कोई भीतर आ रहा है,
तो सरकार ने बोला कि सारे झगड़े खत्म करो, पहले फर्म टैक्स देगी। तो पार्टनरशिप फर्म ने जो भी प्रॉफिट कमाया P&L के थ्रू, हमने जो भी प्रॉफिट जनरेट किया, उस प्रॉफिट पर टैक्स देने का काम पार्टनरशिप फर्म करेगी। टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट बचा वो पार्टनर्स के हाथ में जाएगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और टैक्स का नियम यही है कि टैक्स शुड बी लेविड ओनली वन टाइम, नॉट मल्टीपल टाइम। ऐसा नहीं है कि एक बार टैक्स लग गया फिर दोबारा उस पर टैक्स लग रहा है। जीएसटी में से पहले जो टैक्सेस थे उसमें कमियां थी कि कोई वस्तु पर एक बार टैक्स लग गया, फिर उसी टैक्स पर फिर दोबारा टैक्स लग गया, फिर टैक्स लग गया, तो वस्तु महंगी होती चली जाती थी। ये एक बड़ी खामी थी, इसको बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। इस पे विषय में बाद में बात करूंगा मैं। तो हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ पर्संस पर। तो जीएसटी में जो पैन नंबर का इशू आया, उसके अंदर हमने जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आयकर में 8 तरह के व्यक्ति होते हैं। तो 8 तरह के व्यक्ति में सबसे पहले किसकी बात की हमने? इंडिविजुअल, BNU। अभी हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म की। तीसरा आता है कंपनी। चौथा HUF। अभी HUF शब्द सुनते ही ना कई लोगों के कान थे जी, क्या नहीं बना आगे, आज तक तो हमने कभी ना सुना ना देखा ना सुना। हिंदू फैमिली। अब ये एक ऐसा बड़ा टॉपिक है जिसको पढ़ाने और समझने समझाने के लिए अलग से एक घंटे की क्लास भी दो ना तो कम पड़ जाएगा, क्योंकि ये अपने आप में टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है और टैक्स प्लानिंग के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब चूंकि बात आ गई कि बता देता हूँ, देयर आर 2 थिंग्स, टैक्स इवेजन एंड टैक्स प्लानिंग। ध्यान रखना हमेशा। ज्यादातर लोग फंसते कब हैं? जब वो टैक्स का इवेजन करते हैं, चोरी करते हैं, कर अपवंचन हिंदी में बोलते हैं उसको। यदि आप टैक्स की चोरी नहीं कर रहे और आप टैक्स की प्लानिंग के माध्यम से टैक्स बचा रहे हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं ताकि आपको मेरी बात का इंपॉर्टेंस पता चले। टैक्स के अंदर, इनकम टैक्स के अंदर रूल है कि यदि किसी व्यक्ति की शादी हो रही है और शादी के समय उसे जितनी भी गिफ्ट्स मिलेंगी, चाहे कैश में मिले और चाहे वो चेक के माध्यम से या सोने चांदी के रूप में, सारी की सारी एग्जेम्प्टेड है, चाहे वो 1 करोड़ की हो, कोई लिमिट नहीं है। बट ये प्लानिंग केवल कब की सकती है? शादी के समय, मैरिज के टाइम पर। अब जो बड़ी बड़ी फैमिलीज होती हैं वो सब जानती हैं नियमों को, तो वो पूरी प्लानिंग से काम करती हैं। वो सारे रिश्तेदारों की लिस्ट बनाती हैं और सबसे 1100 2100 के लिफाफों की लिस्ट बना के रेडी कर लेती हैं। और पता चला 1000 लोगों की लिस्ट है, उन्होंने अपना 2-4 करोड़ रुपए की पूंजी बना ली। मतलब इतना पैसा आया। मैं एक मन से बात बता रहा हूँ, ऐसा मैंने किसी क्या देखा नहीं है, हो सकता है इंटरनली कोई करता हो, लेकिन ये बड़ा टैक्स एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आप प्लानिंग कर सकते हो। शुभम, रेडी रहना। क्योंकि एक कोई भी रिश्तेदार आएगा, 2100-5100 का लिफाफा देना कोई बड़ी बात नहीं है। और किससे वेरीफाई करने जाओगे? 2-4 तो वेरीफाई करो, वो बोल देंगे हाँ सर मैंने दिया था, क्या कर लोगे तुम? और आपके 1000 लोगों की लिस्ट है तो बढ़िया, आपकी कैपिटल नंबर 1 की बन गई, है कि नहीं? ऐसे ही HUF के माध्यम से भी टैक्स प्लानिंग होती है, टैक्स की चोरी नहीं होती है। आज मैं HUF बनता कब है? छोड़ बता रहा हूँ, जब किसी की शादी होती है तब उसका HUF बन जाता है। शादी से पहले HUF पिताजी का होता है, हमारा नहीं। जैसे मेरी शादी हुई तो मेरा HUF अलग हो गया, पापा जी का HUF अलग हो गया। उसमें हम 2.5 लाख रुपए तक के इनकम पर टैक्स की छूट ले सकते हैं। तो अब ये एक टैक्स 2.5 लाख रुपए का नंबर 1 का पूंजी आपका फ्री फोकट में बन रहा है। तो फ्री में मतलब टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। 2.5 लाख रुपए में टैक्स देने जाओगे ना 20% से, तो 50,000 रुपए टैक्स देने में चले जाएंगे, समझ लो। यहाँ फ्री में काम होता है। समझ में आ रही मेरी बात? तो आपको टैक्स की प्लानिंग सिखाने के लिए ही सब चीजें हम लोग करते हैं। तो अभी आपको दोनों चीजें पता होना चाहिए कि टैक्स की चोरी क्या होती है और टैक्स की प्लानिंग क्या होती है। हम यहाँ बात कर रहे थे HUF की। HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होता है। यहाँ पर ये चौथा जो अल्फाबेट है ना, ये बदलता रहेगा। इंडिविजुअल के लिए P रहेगा, पार्टनरशिप के लिए, फर्म के लिए F रहेगा, कंपनी के लिए C, HUF के लिए H और ट्रस्ट के लिए T। ट्रस्ट बोले तो न्यास। जितने भी धार्मिक और चैरिटेबल क्या होते हैं, धार्मिक और सामाजिक गतिविधियां होती हैं, उन गतिविधियों में जो संस्थाएं काम करती हैं उनके पास भी रजिस्ट्रेशन होता है पैन नंबर का। तो उनका जो चौथा कैरेक्टर होगा वो T होगा। बहुत सारी संस्थाएं, छोटी संस्थाएं होती हैं, A होता है या B होता है। और जो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन होते हैं जैसे यूनिवर्सिटीज, एक एग्जांपल दे रहा हूँ उसके बाद, ये सबका जो पैन कार्ड होगा उस पर क्या होगा? G और J। आजकल मैंने एक पैन कार्ड और देखा है, वो है G कैटेगरी का, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पैन नंबर लेना अनिवार्य है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मुरैना के अंदर आप यदि कभी ग्वालियर जाते समय
उल्टे हाथ पर पुलिस का पेट्रोल पंप पड़ता है। उन लोगों के पास भी एक पैन नंबर है, वो पहले हमारे क्लाइंट थे, बाद में शायद बाहर कहीं और चले गए। तो उनका मैंने पैन नंबर देखा था, तो वो जी से था, उनमें 4th कैरेक्टर जी था, गवर्नमेंट के लिए जी था। आराम से आराम से आराम से, तसल्ली से, घबराओ मत। ठीक है, चलिए। तो ये आपने क्या सीखा अभी? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। तो ये 8 ही वैसे तो लिखे हुए हैं उसमें। 8 तरह के व्यक्ति होते हैं जिनका ये चौथा अल्फाबेट देख करके आप भविष्यवाणी कर सकते हो किसी की। अच्छा, तुम्हारी प्रोप्राइटरशिप फर्म है, तो तुम्हें कैसे मालूम? यदि उसको इसके बारे में नहीं मालूम तो यू आर गोइंग टू बी एस्ट्रोलॉजर, बोले आपको जीएसटी नंबर देख के हम बता सकते हैं। तो बेसिकली आप इस तरह से चौथा अल्फाबेट पर नजरें गड़ा करके स्मार्ट वर्किंग कर सकते हैं। एंड आप पता लगा सकते हैं कि हम जिस फर्म के साथ डील कर रहे हैं उस फर्म का एग्जैक्टली नेचर क्या है। वो कोई ट्रस्ट है, कोई एचयूएफ है, कोई कंपनी है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, कोई ट्रस्ट, कोई जे है, जी है, जो भी हो। तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए। और 5वां जो अल्फाबेट होता है, वो चूंकि हम लोग जिस समाज में रहते हैं वहां हमें एक सरनेम दिया गया है, उपनाम, शर्मा, अग्रवाल, मित्तल, बंसल, सिकरवार, तोमर। अभी इनमें क्या होता है, तो उसकी पहचान के लिए 5वां जो अल्फाबेट है वो केवल किस कैटेगरी में, पी में बोले तो इंडिविजुअल की कैटेगरी में इसको आपके सरनेम का पहला अक्षर यहाँ है। तो मेरा केस है, तो मैं हूँ इंडिविजुअल, तो पी, और अग्रवाल का ए। अब बाकी सब लोग अपने अपने पैन कार्ड घर में जाके चेक कर लेना, टाइम मत खराब। ठीक है, आपने समझ लिया ये वाला लॉजिक, समझ लिया। चलिए अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी आपकी नॉलेज के लिए मैं बताऊं कि जब भी हम जीएसटी के अंदर कोई भी काम करेंगे तो जीएसटी के अंदर मुझे रजिस्ट्रेशन कब देना पड़ेगा, ये बात हम लोग थोड़ा सा रिवीजन मोड में चलते हैं। आप लोगों में से जितने भी लोग अभी जीएसटी पहली बार पढ़ रहे हैं, वो लोगों को नोट्स मिलेंगे, उन नोट्सों के अंदर ये सारी बातें लिखी होंगी। और इसके अलावा भी हम कुछ क्लासेस बीच बीच में जो थ्योरी आपकी बनेगी, मतलब जब क्लासेस चलेंगी तो वहां आपको और एक्स्ट्रा नॉलेज साथ साथ में दी जाएगी। आज की क्लास का पर्पस क्या है? रिवीजन कराना पुरानी बैचेस को, और साथ में नए बैचेस को किक स्टार्ट देना, ताकि उनके दिमाग में जीएसटी को लेकर के जो बिल्कुल ब्लैंक है, एक पिक्चर बनना शुरू हो जाए। दैट्स ऑल। बाकी चीजें हम धीरे धीरे बैचेस में करते रहेंगे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आप लोगों से जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन की। तो प्रश्न ये उठेगा कि साहब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है कब? आप बताइए। आर्यन नाम है ना, अर्णव बताओ, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है कब? जब हम कोई बड़ा बिजनेस करते हैं। जब हम कोई बड़ा बिजनेस करते हैं। ओके, और कोई? 1 नंबर के लिए। 1 नंबर के लिए सर 2.5 लाख से ज्यादा हो जाते 2.5 लाख? 2.5 लाख। ठीक है, आपने अच्छा मौका दे दिया सबको हंसने जाने का। गुड, चलेगा। 2.5 लाख जैसे है? जीएसटी 5 लाख से ऊपर है, 2.5 लाख जीएसटी क्लेम भी तो हो जाता है। जीएसटी क्लेम हो जाती है। ये सब निकल के आ रही चीजें हैं। हाँ बोलो और बोलो। 40 लाख से ऊपर। 40 लाख से ऊपर। क्या नाम है आपका? वो तो कंपनी तो हंसने वाली क्या बात है, नाम पूछ लिया तो क्यों रे? ए क्या हुआ? अच्छा बता सकते हैं। ठीक है, 40 लाख सही आंसर दिया आपने। आप 15 करोड़पति के अंदर जीत चुके हैं। इससे खतरनाक प्रश्न था भैया, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना कब अनिवार्य है? 40 लाख से ऊपर टर्नओवर होने पर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना आपके लिए अनिवार्य हो जाता है। तो जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य आपके लिए होता है जब आपका टर्नओवर 40 लाख से ऊपर जा रहा है। ये बात कहाँ सही है? जब आप गुड्स के केस में बात कर रहे हो, यानी कि आप ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग लाइन में जा रहे हो, तो आपके लिए 40 लाख की लिमिट लागू होगी। और यदि आप सर्विसेज के केस में हो, जैसे मैं अपनी बात करूं टेलीवर्ड की, तो हमारी लिमिट रह जाती है आधी, 20 लाख। कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट, ये केवल एक जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये वाली लाइन। कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स होती हैं, सिक्किम, मणिपाल, नागालैंड, मिजोरम, इनके अंदर ये लिमिट्स आधी रह जाती है, यानी कि 40 लाख की 20 लाख और 20 लाख की 10 लाख। ऐसा क्यों सर?
ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के अंदर, चूंकि ये स्टेट छोटी है, वहाँ व्यापार ऑलरेडी कम होता है, तो वहां पर यदि 40 लाख की लिमिट रखेंगे तो कोई रजिस्ट्रेशन की लिमिट पता चला बहुत सारे लोग आएंगे नहीं, तो उन्होंने लिमिट कम कर दी ताकि रजिस्ट्रेशन की कैटेगरी में तो आ जाए वो लोग। पता चला रजिस्ट्रेशन की कैटेगरी में आई नहीं रहे, क्योंकि वो हिली एरिया है ज्यादातर और वहां पर उस तरह का व्यापार ज्यादा है ही नहीं। एक अच्छा प्रश्न किया इन्होंने कि सर यदि मेरे को जॉब से हर साल 20 लाख रुपए आ रहे हैं तो क्या मैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा मुझे? तो आपको जानकारी की बता दूं, सरकार ने एक सप्लाई नाम का शब्द दिया हुआ है आप लोगों के लिए, सप्लाई, उसके विषय में मैं थोड़ी देर में बात करूंगा। उस शब्द के तहत सरकार ने 3 शेड्यूल हमें दिए हैं। 3 कौन कौन से? शेड्यूल 1, इसमें बिना कंसीडरेशन के भी सप्लाई को सप्लाई माना जाएगा। कुछ जगह ऐसी हैं जहां सप्लाई मानी ही नहीं जाएगी और कुछ जगह ऐसी है जहां सप्लाई मानी जाएगी। मतलब पहली तो है जो है कि जहां पर सप्लाई कब कब मानी जाएगी। दूसरा है जहां पैसे नहीं भी मिले और आपने यदि काम किया या सेवा दी तो भी वो सप्लाई मानी जाएगी। छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे कबाड़े में कार बेचना, ये भी एक सप्लाई मानी जाएगी। अब बोले कबाड़े में कार बेचना, बोले मैंने कार खरीदी उस पर जीएसटी चुकाया, आज मैं कबाड़े में बेच रहा हूँ तो उस पर जीएसटी लगेगा, बिल्कुल आपको सप्लाई उसको माना जाएगा, उस पर जीएसटी लागू होगी। इसके अलावा तीसरा जो इनने क्वेश्चन किया उसका आंसर तीसरे शेड्यूल में मिलता है, उसमें बताया गया है एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से सेवाएं देने पर वो जीएसटी के दायरे में नहीं आएंगी। तो ये सरकार ने पहले ही क्लियर कर दिया। सर आप टैक्स देखो फिर वो इस व्यक्ति ने यदि मान के चलो 60 लाख रुपए साल का इनकम कमाया तो ऐसी स्थिति में इनको इनकम टैक्स देना पड़ा, तो फिर डायरेक्ट टैक्स इनका लागू हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स इनका लागू, तो इन्होंने जो सेवाएं दी वो कंपनी को दी या किसी फर्म को दी, और सरकार ने पहले ही जीएसटी में लिख के रखा हुआ है कि एम्प्लॉयमेंट के थ्रू दी गई सेवा पर कोई जीएसटी लागू नहीं होगी, तो इसलिए ये बच गया। इसकी जगह यदि ये होते सीए, वकील, वकील तो नहीं बोलेंगे, सीए होते या कोई डॉक्टर होते या इंजीनियर होते और ये किसी कंपनी में अपनी सेवाएं दे रहे होते एज अ कंसल्टेंट, ये उनके पेरोल पे नहीं है, उनके कर्मचारी नहीं है, बट हाँ ये इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट है जिन्हें हर महीने कंपनी पेमेंट दे रही है, तो उस पर आपको 20 लाख के ऊपर जीएसटी लगेगा, तो फिर आपको जीएसटी का बिल देना पड़ेगा। ठीक बात है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, एक मेरे क्लाइंट हैं, सीए हैं, और उन्होंने क्या किया कि बीच में 2021-22 में अनअकैडमी, जो बहुत फेमस नाम है आज के समय में, उसको ज्वाइन किया एज अ सीए पढ़ाने के लिए, और उनको कंपनी हर महीने ऑलमोस्ट 4 लाख रुपए का पेमेंट दे रही है। 4 लाख रुपए मंथली, साल का लगभग 45 से 50 लाख रुपए टैक्स के दायरे में आ गए। उन्हें रजिस्ट्रेशन लेना पड़ा, लेकिन उसमें उन्होंने एक दूसरा रास्ता अपनाया, इसके विषय में मैं बात करता हूँ। अभी हम बात कर रहे हैं आप लोगों से कि जीएसटी के अंदर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन लेने की लिमिट समझ में आ गई। बहुत सिंपल तरीका है, 40 लाख या 20 लाख। हम चूंकि स्पेशल कैटेगरी में नहीं है तो हमें तो 40 और 20 लाख लिमिट याद रखना है। रजिस्ट्रेशन कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो सरकार ने 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। नंबर 1 रेगुलर, नंबर 2 कंपोजिशन। ठीक है, इन 2 शब्द आप याद रखिएगा। किस चीज के लिए? टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात हमने शुरू की रजिस्ट्रेशन नंबर से। उसका बेस क्या है? पैन नंबर। पैन नंबर में हमने देखा टाइप ऑफ पर्सन इनकम टैक्स के अकॉर्डिंगली। फिर हमने देखा जीएसटी आईएन, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर 15 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर का होता है। पहले 2 स्टेट कोड होते हैं, अगले 10 एक पैन नंबर होते हैं। फिर 1 नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन को बता रहा है उस स्टेट में उस पैन नंबर का, और फिर जेड फिक्स होता है, और फिर आता है चेक सम डिजिट। ये हम लोगों ने वहां देखा। हमने देखा रजिस्ट्रेशन के अंदर लिमिट्स, रजिस्ट्रेशन कब देना हमारे लिए अनिवार्य है। तो हमने देखा 40 लाख और 20 लाख की कैटेगरी। मेरा प्रश्न ये है कि आज यदि मैं कोई नया व्यापार शुरू करना चाह रहा हूँ तो क्या मुझे जीएसटी नंबर, जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? मेरा आज कोई टर्नओवर नहीं है, मेरा आज कोई बिक्री नहीं है, क्या मुझे जीएसटी नंबर मिल सकता है?
कैपिटल आ जाएगी, उनको कैपिटल को कोई मैसेज नहीं, गलत चीजें मत वो करो, समझो। हम यहाँ टर्नओवर की बात कर रहे हैं, टर्नओवर शब्द का मतलब बिक्री। आपकी बिक्री के पे निर्भर करता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन आपके लिए लेना अनिवार्य हो जाता है जब 40 लाख के ऊपर है। मेरा प्रश्न ये है, आज मैं व्यापार शुरू करने जा रहा हूँ, क्या मैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले सकता हूँ? सोचने वाली बात है। हाँ या ना? मिलेगा क्या? मिलेगा पक्का? लिया है कभी? नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा ना? मिलेगा? मैं तो कर रहा हूँ नहीं मिलेगा, ये श्योर मिलेगा। सरवन, सरकार क्या क्या ये लॉजिक ठीक है, सरकार ने जारी किया है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, मिलेगा। आप बदल दो, मिलेगा मिलेगा मिलेगा, बहुत सही बात है। एक सरकार कह रही है कि हर व्यक्ति को जीएसटी में रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि मिलेगा, उसका सीधा सा लॉजिक है। सरकार कहती है, ये तो वेलकम करने वाली बात है कि आप नए शुरुआत से जीएसटी नंबर आप ले रहे हो, तो सरकार को उससे कोई नुकसान नहीं। सरकार कहती है लो, कोई दिक्कत नहीं। और जितने भी आपको लगता है नया बिजनेस सेटअप करना है और जहाँ पर हम लोगों को बड़ा काम करना है या छोटा काम भी करना है, लेकिन हमको जीएसटी नंबर कहीं पर नीड है, लोन लेने जा रहे हो, बैंक ने बोल दिया, किसी कंपनी का काम देने जा रहे हो, एजेंसी लाइन का, कंपनी बोल रही थी जीएसटी नंबर होगा तो हम व्यापार करेंगे, ऐसे कई कंडीशंस बन सकती हैं। और भी कुछ बातें होती हैं जिनके विषय में मैं आपको थोड़ी देर बाद बात करूंगा, है ना। तो वो चीजें होंगी, तो उसके लिए हमें शुरुआत में ही जीएसटी नंबर लेना होगा। जानकारी की बता दूं मैं आपकी, आज यदि आप कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना करके व्यापार करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको पहले कंपनी बनानी पड़ेगी, और जैसे ही आप कंपनी बनवाओगे अपनी, आपका जीएसटी नंबर और पैन नंबर अपने आप बन जाएगा, अपने आप। आपको जीएसटी के लिए अप्लाई भी नहीं करना पड़ेगा, पैन नंबर के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो सरकार ने कंपनीज में वो नियम लागू कर दिए। तो अभी पार्टनरशिप फॉर्म में कब होगा, बाकी जगह कब होगा, वो कहना मुश्किल है, बट आज की डेट में कंपनीज में लागू है। तो आप लोगों के लिए एक पॉइंट हो या रिमेम्बर करने के लिए, याद रखने के लिए कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए बनाना चाहते हैं, बनाते हैं, तो उसमें मेरे को रजिस्ट्रेशन अपने आप पहले दिन से ही मिल जाएगा और मेरे को मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो सर फर्क क्या है दोनों में? देखो मोटा मोटा फर्क ये है, देश के अंदर लाखों करोड़ों व्यापारी ऐसे भी होते हैं जिनका टर्नओवर बहुत ज्यादा नहीं है। बहुत ज्यादा बोले तो 1.5 करोड़। कंपोजिशन के लिए जो लिमिट टर्नओवर की रखी गई वो क्या है? ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। 40 लाख की जो लिमिट है वो किसके लिए है? केवल रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। अब रजिस्ट्रेशन आप कौन सा लोगे वो आप पे निर्भर करेगा। तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे कंपोजिशन का रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो मैं कंपोजिशन स्कीम में कब तक रह सकता हूँ? केवल 1.5 करोड़ रुपए के टर्नओवर तक। मतलब पूरे सालाना बिक्री यदि मेरी 1.5 करोड़ तक है तो ही मैं कंपोजिशन नाम की स्कीम में रह सकता हूँ। तो फायदा क्या है इसका? बहुत फायदा है। और मेरा जो रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने लिखा था अभी आपके सामने, वो भी कंपोजिशन स्कीम में ही है। तो क्या फायदा है? फायदा इतना सा है, आपको ज्यादा झिकझिक मगजमारी नहीं है। एक वर्ड होता है मगजमारी, आपको कोई मगजमारी नहीं है। आपको क्या करना है, आपको जितनी बिक्री आपने 3 महीने में की उसका 1% या 5% या 6% टैक्स सरकार को दे दो और जरा, फिर आपको कोई टेंशन नहीं। लेकिन रेगुलर के केसेस में क्या होता है, आपको हर ट्रांजैक्शन पर, हर सेल्स पर टैक्स लगाना है, वसूल करना है, सरकार को जमा करना, और इसके लिए हर महीने सरकार को रिपोर्ट भेजनी है। अब इतने में फिर आपको बिना सीए वकील के आपको सूटेबल नहीं बैठेगा। आप खुद से तो हर कोई कर नहीं पाएगा, तो फिर सीए वकील की फीस दो, उनसे कंसल्टेंसी लो। तो कुल मिला के आपके ऊपर खर्चा भी बढ़ा और काम भी बढ़ा। लेकिन मजबूरी ये है कि 1.5 करोड़ रुपए तक का ही टर्नओवर वाला इसमें रह सकता है। बाकी आप यदि रेगुलर में पहले दिन से रहना चाहो तो रह सकते हो, सरकार मना थोड़ी कर रही है। मुझे आप आज तो शुरू से आ जाओ, उन्होंने क्या दिक्कत है। लेकिन जैसे मैं हूँ, मेरा साल भर में कोई तो मजबूरी में लेना पड़ा। पुष्पेंद्र, अभिनव क्या क्या बात है बेटा? मेरे से पूछ लो क्या दिक्कत है।
तो यहाँ पर आप लोगों को ये बात समझनी होगी कि जीएसटी के अंदर कंपोजिशन स्कीम नाम का एक कोई इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको याद रहना चाहिए। मैं अभी डिटेल में नहीं ले जा रहा हूँ, वो नेक्स्ट क्लास में ले जाऊंगा। और रेगुलर उन लोगों के लिए है जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है, उनके लिए कंपल्सरी रेगुलर रहना ही पड़ेगा उन्हें, और उन्हें हर महीने सरकार को रिपोर्ट भेजनी होगी कि आपने कितना माल बेचा, कितना माल खरीदा, कितना टैक्स दिया और कितना टैक्स लिया। ये बात रेगुलर में जाएगी। बोलिए 1.5 करोड़ वाली को रेगुलर रहना पड़ेगा। 1.5 करोड़ से ऊपर यदि मेरा टर्नओवर है साल का, तो मेरे लिए रेगुलर में जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन यदि मैं 1.5 करोड़ से कम हूँ तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं कंपोजिशन में भी जा सकता हूँ और रेगुलर में भी जा सकता हूँ। बाई चांस चला गया डिफरेंस तो रेगुलेट नहीं होगा। हाँ, ये रेगुलर में फिर अपने आप कर देंगे। जाएगा तो फिर ऑप्शन आपको फिर ढूंढना पड़ेगा, जाना है। साल में एक बार ही आप ऐसा कर सकते हो। आप रेगुलर से कंपोजिशन से रेगुलर में स्विच कर सकते हो साल में एक बार, वो भी कब? मार्च में अप्लाई करना होता है। आपका तो सब रेगुलर होगा। ये मैंने कहा था, आपको सुना नहीं। मैंने कहा मेरी मजबूरी है, मेरे पास एक फ्रेंचाइजी है किसी कंपनी की, वहाँ जीएसटी नंबर लगाना अनिवार्य है। मेरे को और वैसे जीएसटी की नंबर की जरूरत है ही नहीं, तो फिर मैंने वो लिया। अब मेरे को 1% टैक्स भरने का काम चल रहा है, 1% टैक्स भर रहा हूँ। मैंने बिक्री दे दिखाता ही, मैंने ऐसे मान लो 1 लाख की 2 लाख की बिक्री दिखाई मैंने, तो 2000 टैक्स भरा, छुट्टी। और मैं रेगुलर में गया तो मुझे हर एक सेल परचेज के ट्रांजेक्शन पर टैक्स लगाना पड़ेगा, फिर वो सरकार को जमा करना पड़ेगा, बहुत उसमें हेडेक्स पड़ जाएंगे। तो मैंने अपने आप को रेगुलर में रखा हुआ है। तो बड़ी मेरे फादर की शॉप है ट्रैक्टर पार्ट्स की, उन्होंने अपने आप को ट्रैक्टर पार्ट्स के काम में कंपोजिशन में रखा हुआ है। क्योंकि उनकी भी साल की 1.5 करोड़ से ज्यादा की बिक्री नहीं है, कम ही रहते हैं। तो कस्टमर जो हमारा आता है, किसान आता है ट्रैक्टर पार्ट्स के काम में, उससे तुम जीएसटी पर कहोगे तो आप जीएसटी दे दो, वसूल कर सकते हो उससे जीएसटी। तो बेटर है कंपोजिशन में जाओ और 1% टैक्स भरो जरा। अब बोलो सर आपने बोला था 1, 5 और 6, ये क्या चक्कर है? ये तो समझाया नहीं आपने। तो इतनी सी बात समझ लो, 1% ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग फर्मों के लिए होता है। ये सब चीजें नोट्स में लिखी हुई है, आपको दिए जाएंगे, दिए गए हैं, उनमें लिखी हुई है। 5% होता है रेस्टोरेंट्स, ऐसे रेस्टोरेंट्स जिनमें अल्कोहल, शराब का काम नहीं होता, शराब नहीं पिलाई जाती। और तीसरा होता है सर्विस सेक्टर, जैसे मेरे जो क्लाइंट मैं बात कर रहा था, जिन्होंने अनअकैडमी में सर्विसेज दी, उनके साथ में इशू क्या था कि यदि वो 18% जीएसटी भरते तो कंपनी ने उनसे बोल दिया कि हम आपको जो महीने का 4 लाख रुपए दे रहे हैं, इसी में सब कुछ शामिल है, हम आपको इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं देंगे। आप सोच के लोगों, जिस महीने इस व्यक्ति की महीने की साल की 40 लाख रुपए भी आ रहे हैं और 18% जीएसटी उसको भरना पड़ेगा, तो 40 लाख में से मोटा मोटी 3,60,000 हो गए, तो 7,60,000 रुपए की जीएसटी चली जाएगी। मतलब उसके हाथ में कितना बचा है? 7,60,000 चला गया, 32,40,000 रुपए उसके हाथ में बचेगा। और फिर उसका देना पड़ेगा उसको इनकम टैक्स, तो उसके बहुत सारा टैक्स कट जाएगा। तो फिर यहाँ बात आई टैक्स प्लानिंग, क्योंकि अनअकैडमी का हेडक्वार्टर बेंगलोर में, कर्नाटका में। तो हमने क्या किया, फिर वही का एक रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम के अंदर हम अपने ही स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं। मैं ये पॉइंट पर भी आने वाला हूँ। तो वहां फिर हमने वहां लेकर के उसको 6% में भरा, तो 1/3 हो गया टैक्स। तो दिस इज टैक्स प्लानिंग। हमने कोई टैक्स चोरी नहीं की, उनका बाकायदा वहां पर एक रेजिडेंस था, वहां हमने अप्लाई किया, वहां का हमने रजिस्ट्रेशन लिया और किया, कोई इशू नहीं आया। तो ये सब चीजें बिना नॉलेज के नहीं हो सकती। चलिए हम लोग अभी इनको बात आई थी, मेरा टर्नओवर यदि 1.5 करोड़ से ऊपर जा रहा है और वो दिख जाता है हम लोगों को। मान चलो कि मेरी शुरुआत में 6 महीने में ही मेरा टर्नओवर 1 करोड़ 20 लाख हो गया, तो निश्चित सी बात है अगले 6 महीने में ऐसे क्रॉस करना ही है। उससे पहले ही मुझे अप्लाई करके कंपोजिशन से रेगुलर में जाना पड़ेगा। सिंपल। कम हो गया था, कम हो गया तो अब साल के बीच में कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अब मार्च में चले जाओ, मार्च में आप एक्सपेक्टेड करो कि अगले साल मेरा टर्नओवर कितना हो सकता है। आपको लग रहा है कि नहीं जाएगा इस साल ज्यादा, इस साल काम धंधा बहुत कम है, डाउन है, तो कंपोजिशन में चले जाओ। लेकिन उसके भी बहुत सारे नफे नुकसान होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर जगह नुकसान नहीं, नुकसान हो, हर जगह फायदा ही फायदा होगा। क्या है, और जब आप डीप में उतरोगे तब समझ में आएगा। अभी हमारा उद्देश्य क्या है क्लास का? सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक नॉलेज लेना, जिसमें हम ये समझ चुके हैं कि रजिस्ट्रेशन अपने आप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। काम करते समय पता होना चाहिए कि कंपोजिशन और रेगुलर दो तरह के रजिस्ट्रेशन जीएसटी अलाउ करता है, और रजिस्ट्रेशन लेने की लिमिट क्या है, और रजिस्ट्रेशन नंबर के विषय में हमने बेसिक जानकारी प्राप्त की।
अब इसके बाद हम लोग इम्पोर्टेंट चीज पर आते हैं, इसका टॉपिक है, उसे बोलते हैं सप्लाई। ये जो शब्द मैं आपको बता रहा हूँ, ये सप्लाई शब्द को बहुत डिटेल्ड में जीएसटी लॉ में डिफाइन किया गया है। अच्छा, जीएसटी लॉ के विषय में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको और ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। तो जीएसटी कानून जब लाया गया ना, जीएसटी लॉ, तो इसमें 5 चीजें हैं, 5 चीजें, वो 5 कानून है। जीएसटी कानून एक कानून नहीं है, ध्यान रखना। इन 5 कानूनों का कॉम्बो है, कॉम्बिनेशन। पहला है आईजीएसटी, ये एक्ट है, एक्ट वर्ड मैंने लिखा मतलब एक कानून है। सीजीएसटी, सॉरी, ये 5 कानून मेनली जीएसटी के अंदर लाए गए। आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और कंपनसेशन जीएसटी। कंपनसेशन के विषय में थोड़ा सा बता दूं तो आप लोगों को एक बेसिक नॉलेज मिल जाएगी। आपको मालूम है कि जब जीएसटी लाया गया तो कॉमन सी बात है, आज आप कोई भी इनकम कमा रहे हो, ठीक है, आप एक घर में जहां से पैसे का सोर्स है, मान के चलो कोई जॉब कर रहा है, कोई ना कोई दुकान खोल होती है, और कहीं पर कोई अपना सप्लाई का काम कर रहा है, कोई सर्विस सेक्टर में है, कोई भी कोई अलग अलग काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए हम दें, जैसे आपकी कहीं पर कोई दुकान है, अभी वो दुकान जहाँ चला रहे हैं वहां से आपका रोजी रोटी चल रही है, घर का चल रहा है, बढ़िया मस्त हो, तभी कोई व्यक्ति आया और बोले कि नहीं साहब, इसको एक काम करो, इस दुकान को बंद कर दो, और इसकी जगह हम आपको मॉल में एक नई दुकान दिलवा देते हैं, वहां दुकान खोलना और वहां बढ़िया चलेगी दुकान। बोले साहब क्या गारंटी, चली नहीं चली, क्या क्या गारंटी? तो वो बहुत समझा रहा है साहब, देखो बहुत डिमांड है और जो है बहुत समय की आवश्यकता है, और आपकी दुकान जो है छोटी सी है और इसमें ये कमी है वो कमी है। बोले है, लेकिन कम से कम आज हम रोजी रोटी तो कमा रहे हैं, आ तो रहे हैं, कल की डेट में तुम्हारे बातों में आ गए तो कहीं की नहीं रहेंगे, पता चला हो सकता है चल भी जाए, हो सकता है नहीं भी चले। तो बोले साहब क्या करना चाहिए? तो हम आपको लिखित में आश्वासन दे रहे हैं, 5 साल तक यदि आपकी दुकान में कोई भी घाटे बाढ़े हुए तो हम भर पाएंगे। अब सोचने वाली बात है, मतलब एटलीस्ट 5 साल तक मुझे खड़े होने का मौका तो मिलेगा कि 5 साल तक मेरी दुकान में यदि नुकसान हो रहा है तो वो नुकसान की भरपाई कौन करेगा? सामने वाला, जिसने वो गारंटी ली है। क्योंकि जीएसटी लॉ का जो कानून है वो कौन लेकर आया? केंद्र सरकार। और हमारे देश का जो राजनीतिक ढांचा है उसमें आप सबको पता है, सब लोग इतने मैच्योर हो, अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से सोचती है, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, आप हो, या फिर महाराष्ट्र की शिवसेना हो, या कोई पार्टी हो। गिरने बैठेंगे तो बहुत बैठे बहुत लगेगी, तो उसमें मतलब नहीं है। हर पार्टी का सोचने का तरीका अपना अलग अलग होता है, तो वो जरूरी नहीं है कि मेरे द्वारा कही गई बात से आप सब सहमत हो जाए, जरूरी नहीं। लेकिन अब आपको सहमत कराना मेरी मजबूरी है, वरना आपकी भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए काम नहीं हो सकता। तो फिर हमें उसमें क्या होता है, आप लोगों को तरह तरह के प्रलोभन देने पड़ेंगे, लालच देने पड़ेंगे, या ऐसा बोले आपको संतुष्ट करना पड़ेगा कि भैया आप डरो मत, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। तो ऐसा ही किया उस समय की वित्त मंत्री। कौन थे? That time, who was finance minister? That time GST was implemented. Yes. बट अभी अब उनके नाम के आगे स्वर्गीय श्री लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब वो नहीं है हमारे बीच में। बट हाँ, उन्होंने बहुत मेहनत की और देश के अंदर इस कानून को लाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने इस देश में कानून को लाते समय सरकार के सामने ये प्रस्ताव रखा कि हम यदि राज्यों को 5 साल तक की गारंटी दे दें, उसके लिए कानून, प्रॉपर एक कानून बनाया गया। केवल ये हवाई बातें नहीं थी, कानून बनाया गया, कंपनसेशन एक्ट, केवल 5 साल तक यदि किसी भी राज्य को अभी तक जो पैसा कमाते आए हैं उसमें किसी भी प्रकार का नुकसान होगा तो हम केंद्र सरकार भरपाई करेगी। के बाद उस समय कानून बना के लिखी गई
तब जाकर के राज्य सरकारें जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की थी वो इस बात पे एग्री हुई कि यस वी कैन नाउ इम्प्लीमेंट जीएसटी, अदरवाइज सब राज्य विरोध कर रहे थे। तो सरकार ने क्या किया कि इसको कंपनसेशन एक्ट के रूप में लेकर आए। अब इसमें एक समस्या और थी, ओरिजिनल जो मॉडल था उसके अंदर ये बोला गया था कि कोई भी व्यक्ति जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, यानी कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कौन लेगा, दुकानदार या ग्राहक, बिजनेसमैन। तो कोई भी बिजनेसमैन जो इसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया है वो माल की सप्लाई करेगा तो उसमें केवल एक ही टैक्स लगेगा, वो क्या होगा, जीएसटी, दैट्स ऑल, और कोई टैक्स नहीं लगेगा। इनकम टैक्स लेता हूँ। इनकम टैक्स अलग थाली का खाना है, अलग थाली के खाने की बात है, तो सुबह का खाना है, शाम का खाना है, कंपेयर करोगे तो बाद ही खाना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? अभी हम जीएसटी की बात कर रहे हैं, इनकम टैक्स का इससे कोई लेना देना नहीं, समझ लो, क्योंकि ये किस पे लग रहा है, वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री पर। समझ में आ रही मेरी बात? तो सुनो, अभी क्या दिक्कत आ रही थी कि यहाँ वही हुआ ना कि दो भाई अलग अलग कमा रहे हैं, अब दोनों शामिल होना चाहते हैं। अब दोनों भाई शामिल होकर कह रहे हैं तो भैया एक काम करते हैं, एक मिलजुल के काम करेंगे। अब समस्या क्या है कि छोटे भाई के मन में अभी भी डाउट है कि पूरा पैसा यदि बड़ा भाई अपनी पॉकेट में रखेगा तो कल मुझे एक एक रुपए की मांगना पड़ेगा उससे कि पैसा पैसा दो, पैसा पैसा दे दो। आज तो उसका मूड ठीक है तो दे देगा, कल उसका मूड खराब हुआ फिर जा नहीं दे रहा, क्या कर लेगा? समझ में आ रही है? प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ मैं आपको। राज्य सरकारों की चिंता का विषय यही था कि यदि देश में कोई भी माल या सेवा पर टैक्स लगा, वो केवल जीएसटी लगा, तो किसकी जेब में जाएगा? ओबियसली जो बड़ा भाई होगा उसकी जेब में जाएगा। बड़ा भाई कौन है? केंद्र सरकार। अब राज्य सरकारें जो कि राजनीतिक उनके भीतर मतभेद होते हैं अंदर से, चाहे वो जो भी हो, साल भर के खाए पिए कुछ भी करें, वो उनकी वो है। लेकिन ज्यादातर केसेस में बाहर वो विरोधी होते हैं। तो ऐसे केसेस में बोले कल केंद्र ने पैसा नहीं दिया तो आज बीजेपी गवर्नमेंट एमपी में भी है और केंद्र में भी है, चलो एमपी को तो मिल जाएगा। कल की डेट में यदि एमपी में कांग्रेस आ गई या केंद्र में कांग्रेस आ गई फिर नहीं मिलेगा। तो बोले हम इसका तोड़ करो, पहले दोनों भाइयों ने बात की, बोले पहले तोड़ करो कि भैया हमें कुछ तो मिले। तो उन्होंने बोला अच्छा एक काम करते हैं कि हम ये देखते हैं कि माल कहाँ बिक रहा है। तो अभी तक का सिस्टम वो हम पहले एक बार समझते हैं, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। ये है एमपी, मान के चला, ये है यूपी और ये है राजस्थान। चलो सर राजस्थान ऊपर है, कोई बात नहीं है, चलो इसे हम ऐसा करते हैं, ठीक है। अभी तक का सिस्टम क्या क्या था? मैं एमपी में हूँ, मुरैना में, मैंने एमपी के व्यापारी को ही माल बेचा, तो मैंने जो टैक्स लिया सेवा माल के बेचने पर, वो किसकी पॉकेट में गया? एमपी गवर्नमेंट की जेब में। ये था आया ना, बोले हमें क्या आपने दोस्ती आप लोग आ रहे हो। ऐसा ही था कि एमपी गवर्नमेंट चूंकि टैक्स मैंने यहीं से लिया और यहीं जमा किया, तो एमपी गवर्नमेंट की जेब में चला गया। लेकिन उस समय क्या स्थिति है कि यदि आगरा का व्यापारी मेरे पास आया, मैं हूँ मुरैना में, कि उनके साथ मेरे को माल बेचो, मैंने माल बेचा, आगरा के व्यापारी ने टैक्स किसे दिया? मुझे। एमपी के गवर्नमेंट को टैक्स कहाँ चला गया? एमपी गवर्नमेंट की जेब में। मैं आपको ये समझाने की वजह से हूँ, आप में से कोई टैक्सेशन का एक्सपर्ट बैठा होगा फिर बाद में मेरे पे दावा रखोगे तो भैया बता माफ करना। अभी केवल मैं मॉडल स्तर पर समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें एक दो बातें ऐसी होती है जो अभी मैं समझाने बैठूंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो मैं मॉडल स्तर पर समझा रहा हूँ कि यदि आपने एमपी में माल बेचा तो टैक्स एमपी गवर्नमेंट की जेब में चला गया, लेकिन बाहर की स्टेट से यदि कोई माल की बिक्री हमने बाहर के स्टेट में की और टैक्स आया तो वो भी एमपी गवर्नमेंट की जेब में चला गया। अभी ऐसे केसेस में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में मतभेद आ जाते हैं, मतलब टैक्स इसके पास जाएगा। हालांकि उसमें इसका नाम अलग थे, इसको कहा जाता था वैट। किसे? जब हम लोकल में माल बेचते थे और बाहर माल बेचते थे तो उस पर लगता था सीएसटी। आपको शायद ये जानकारी आपकी जनरल नॉलेज की बता रहा हूँ। हमारा जो देश का संविधान है, उस संविधान में बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मेरे को भी कुछ दिन पहले पता चला। हमारे देश के संविधान में कहीं भी
केंद्र सरकार को वस्तुओं की बिक्री पर टैक्स लेने का अधिकार था ही नहीं। क्या हुआ भाई, उसको केवल सेवाओं की सप्लाई पर, सेवाओं की बिक्री पर टैक्स लेने का अधिकार था, या वस्तुओं के निर्माण पर। मतलब ट्रेडिंग एक्टिविटी जब कहीं होगी तो टैक्स किसकी जेब में जाएगा? राज्य सरकार की जेब में। लेकिन यदि उसी राज्य में यदि सेवाओं की बिक्री हुई तो टैक्स जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब में। वस्तुओं का निर्माण हो रहा है एमपी के लाइक किसी राज्य, किसी जिले में, तो उस पर एक टैक्स लगता था, एक्साइज ड्यूटी, निर्माण उत्पादन शुल्क, वो जाता था केंद्र सरकार की जेब में। तो ऐसी विसंगतियां थी, ऐसे डिस्क्रिपेंसीज थी, जहां पर कुछ टैक्स केंद्र सरकार की जेब में जा रहा है, कुछ टैक्स राज्य सरकार की जेब में जा रहा है। प्रॉब्लम क्या होती थी कि दोनों के बीच में मतभेद थे कि अब मुझे टैक्स मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए। तो इसको बंद, तो ऐसी परिस्थिति में केंद्र सरकार ने बोला कि हम एक काम करते हैं, बैठ के इसको सुलझाते हैं। तो उन्होंने इसको ऐसे सुलझाया कि बोले हम इन ट्रांजेक्शन्स को, उन्होंने एक नाम दिया। सबसे पहले बोला कि यदि आपके राज्य के किसी व्यापारी ने आपके ही राज्य के किसी दूसरे व्यक्ति को माल बेचा तो उसको कहा जाएगा इंट्रा स्टेट सप्लाई। पहले उन्होंने इसको क्लियर किया, इसको क्या कहा जाएगा? इंट्रा स्टेट सप्लाई। और यदि आपके ही राज्य के व्यापारी ने किसी दूसरे राज्य के व्यक्ति को माल बेचा तो उसको कहा जाएगा इंटर स्टेट सप्लाई। पहले तो बोले इस बात का सहमति बनाओ कि पहले ट्रांजैक्शंस जो होंगे उनको दो कैटेगरी में डिवाइड करो, इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट का अर्थ, उसकी रिकॉर्डिंग चल रही है? इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब मैं एमपी में हूं और मैंने एमपी के व्यापारी को ही माल बेचा तो इसमें बोला जाएगा इंट्रा स्टेट। और जब मैंने एमपी में हूं और एमपी के बाहर कहीं पर भी मैंने माल बेचा, इवन मैंने एक्सपोर्ट किया या मैंने इंपोर्ट किया, दोनों ही केसेस में वो कौन सा सप्लाई माना जाएगा? इंटर स्टेट। बोले हम पहले इसको आइडेंटिफाई कर लें। बोले देखो दिक्कत की मेन समस्या की मूल जड़ क्या थी? पहले बात तो कि साहब केंद्र सरकार को वस्तुओं की बिक्री पर टैक्स नहीं मिलेगा और राज्यों को सर्विसेज की सप्लाई पर टैक्स नहीं मिलेगा। तो सबसे बड़ी दिक्कत का विषय तो यही था। तो उसके लिए क्या किया गया? संविधान में संशोधन, अमेंडमेंट, ऑल्ट्रेशन। इसमें संविधान में ऑल्ट्रेशन करना आसान नहीं होता है क्योंकि उसमें दोनों राज्यसभा और लोकसभा की सदन की सहमति लेनी पड़ती है, राष्ट्रपति सहमति लेनी पड़ती है। तो एक लंबी प्रक्रिया होती है। वो सहमति लेनी पड़ी कि अब राज्यों को भी सेवाओं पर, वस्तुओं के निर्माण पर और वस्तुओं की बिक्री पर टैक्स लेने का अधिकार है और केंद्र सरकार को भी ऐसा ही अधिकार मिल गया। पहले तो ये बात बनेगी। अब मेन मुद्दे की जड़ क्या थी कि यदि कोई माल राज्य की राज्य में बिका, बात हुई थी ना, छोटे भाई के मन में क्या डर था कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा तो हर वक्त में वही पैसा मांगना पड़ेगा। तो उसका समाधान ये निकाला गया कि एक काम करते हैं कि जो भी माल आपके राज्य में बिकेगा उस टैक्स को हम दो हिस्सों में तोड़ेंगे। एक को बोलेंगे सीजीएसटी और एक को एजीएसटी। मतलब आधा टैक्स आपका, आधा टैक्स मेरा। ये कौन कह रहा है? केंद्र सरकार। किससे? राज्य सरकार से। बोले ऐसे चलेगा? बोले हाँ चलेगा। पूरा बहुत लॉजिकली चीजों को बनाया गया, कैलकुलेशन, ऐसा नहीं हवा में बातें की गई। बोले फिर लेकिन मैंने दूसरे राज्य में माल बेचा, मेरे देश के, मेरे राज्य के व्यापार ने, तो बोले एक काम करते हैं, वो ना टैक्स तुम्हारा ना मेरा, हम उसको एक तीसरा लेवल बनाते हैं आईजीएस, उसमें रखेंगे। और जब कभी उसको टैक्स चुकाने की बारी आएगी तो वो इसी टैक्स की लेजर को सबसे पहले उपयोग में लेगा। वही बात हो गई कि आप और हम सब मिलकर के कहीं घूमने जा रहे हैं और आप और सब ने मिलकर के कॉमन फंड बना लिया। तो सबसे मैंने 1000 रुपए कलेक्ट किए, कॉमन फंड बना लिया। अब पहले खर्च किसमें से होगा? उस कॉमन फंड में से। अब यदि आपको व्यक्तिगत उपयोग के लिए कुछ खरीदना है तो आप अपनी पॉकेट से खरीदो, लेकिन पहले किसका उपयोग होगा? कॉमन फंड। तो जो आईजीएसटी है यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसका उपयोग टैक्स चुकाने के लिए सबसे पहले किया जाएगा। कौन सा टैक्स? चाहे वो आई हो
सी हो या एस हो, इन तीनों को चुकाने के लिए आपको सबसे पहले किसका यूज करना पड़ेगा? आईजीएसटी। यूटी क्या है फिर भाई? ये क्यों आप अलग छेक दिया? भाई हमारे देश में कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है। पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार, दिल्ली इज एक्सेप्शनल। दिल्ली एंड पौंडीचेरी आर एक्सेप्शनल, जो केंद्र शासित भी हैं और साथ में पूर्ण राज्य भी हैं, क्योंकि उनका मुख्यमंत्री है। बाकी जगह मुख्यमंत्री दमन द्वीप, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली, जम्मू कश्मीर में शायद लद्दाख है। ये सब ऐसी जगह हैं जहां पर केंद्र ने एक राज्यपाल को बिठा के रखा हुआ है, वो वहां का शासन चला रहा है। तो ऐसी जगह पर यदि गुड्स या सर्विसेज दी गई, बिकी, तो टैक्स किसकी जेब में जाएगा? प्रश्न ये उठा। तो अभी यहाँ पर उन्होंने बोले इसको अलग टैक्स बना दिया, यूटी। तो यूटी बोला, और यदि वो वहां सामान बेचा यूटी में, मान लीजिए चलो आप चंडीगढ़ गए और चंडीगढ़ में आपने वहां जाकर के एक लैपटॉप खरीदा, और उसने ये माना कि आप चंडीगढ़ के ही और उन्होंने आपको बिल काटा इंट्रा स्टेट मानते हुए, तो ऐसे केसेस में वो आप पर टैक्स लगाएंगे सीजीएसटी और यूटीजीएसटी। लेकिन वही लैपटॉप आप एमपी में खरीदोगे तो सीजीएसटी और एसजीएसटी, दिल्ली में खरीदोगे तो सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो जहां राज्य है वहां एसजीएसटी, जहां यूटी है वहां यूटीजीएसटी। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, मतलब या तो एस लगेगा या यूटी लगेगा, दोनों एक साथ नहीं लगेगा। तो ये अलग अलग कानून बनाने पड़े, कानून, तब जाकर के देश में जीएसटी का कानून लागू हो पाया। नहीं तो जीएसटी का कानून देश में लागू कर पाना संभव नहीं है। तो कहते ना, जहां चाह वहां राह। यदि अड़े रहते कि नहीं हम तो एक ही जीएसटी लेकर आएंगे, तो शायद ही कभी आ ही नहीं पाती, क्योंकि ना तो राज्य सरकार मानती और ना ही काम हो पाता। तो इसलिए जो भी तरीके बनाए गए उस समय के हिसाब से ठीक बनाए गए, और आज देश का एक बहुत बड़ा वर्ग, व्यापारी वर्ग, खुश है इस बात से कि पहले की तुलना में चीजें थोड़ी सी सरल हुई। ठीक है ना? अब वो एक अलग विषय है, उस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन उसमें कमियां भी हैं, कुछ अच्छाइयां भी हैं। लेकिन ओवरऑल देश के अंदर टैक्स का कलेक्शन पहले से बढ़ा है। इसका मैंने बताया 1,90,000 करोड़, 1,80,000 करोड़, इवन 2 लाख करोड़ तक का आंकड़ा छुआ गया है। तो पूरे साल का एवरेज जो कलेक्शन आ रहा है वो 23-24 लाख करोड़ रुपए तक का पहुंच जाता है अभी रिसेंटली, और ये हर साल बढ़ रहा है सरकार की सख्ती की वजह से। तो हमें क्या करना है? हमें इस बात को समझना है कि जीएसटी के कंप्लायंसेस, जीएसटी के जो रूल्स हैं, नियम हैं, उनको सही तरीके से लागू करवाना अकाउंटेंट के ही रोल है, क्योंकि वो आप उनके ड्राइवर की तरह हो किसी भी बिजनेसमैन के लिए। यदि आपको ही सही रास्ते नहीं मालूम, तो उसने आपके भरोसे गाड़ी छोड़ के वो चला गया दूसरी जगह, तो आप पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंचा। तो ये टैली की ट्रेनिंग जो हो रही है, ये आपके माइंड को ट्रेन करने के लिए हो रही है, ताकि आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज तो वहां सीख जाके मिलेंगी, लेकिन आपके पास एक मॉडर्न लेवल पर बेसिक नॉलेज है। ये जीएसटी क्या है, यूटी जीएसटी क्या है, सीजीएसटी क्या है, जीएसटी क्या है, आईटीसी क्या होती है, कंपनसेशन क्या होता है, ये ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स, आरसीएम क्या है, आपको सब ई इनवॉइस, बहुत सारे छोटी बातें हम आपको बताएंगे, जिसके माध्यम से आपको वहां जाकर के थोड़ी सहूलियत हो जाएगी, काम करने की आसानी हो जाएगी। यही अपने ट्रेनिंग्स का उद्देश्य होता है। हम यहाँ पर बात कर रहे थे सप्लाई की, तो देखिए वैसे अभी बताना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर थोड़ा सा बता दूं कि सप्लाई जो शब्द है ये बहुत बड़ा शब्द है, इसको आप हल्के में लेके ना चलें। क्यों भैया, ऐसी क्या खास बात है इसमें? तो समझिए, सप्लाई शब्द के अंदर कुछ चीजें छुपी हुई हैं। अभी तक आपको हम क्या जानते हैं कि वस्तु बिकेगी, सेवा बिकेगी, तो उसको सप्लाई या उसको हम लोग उस पर जीएसटी लगाएंगे। इन्होंने 8 तरह की चीजों को सप्लाई के अंडर में रखा है। इन्होंने ऐसा कोई चीज छोड़ी नहीं है कि जिस पर जीएसटी ना लग पाए। सप्लाई शब्द का एक सबसे, मुझे 7 तो लगभग याद है मुझे। सेल्स इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। सेल्स सप्लाई का एक हिस्सा है। सेल्स इज नॉट कंप्लीट वर्ड। मैं केवल बता देता हूँ, सेल्स, एक्सचेंज, मैं जैसे याद होता जा रहा हूँ लिखते जा रहा हूँ, बार्टर, डिस्पोजल, लीज, रेंटल, एक्सचेंज तो हो गया, और लीज, रेंटल, डिस्पोजल, बार्टर, एक्सचेंज, सेल्स, ट्रांसफर, एक और है शायद दिमाग से निकल रहा है,
तो ये इस तरह से क्या होता है, 8 तरह से इसको सप्लाई को डिफाइन किया गया है। कोई भी व्यापार यदि इसमें से कोई भी एक्टिविटी करता है और वो इस डेफिनेशन में आ रहा है तो उसको उस ट्रांजैक्शन पे जीएसटी लगाना पड़ेगा। प्रश्न उठता है जैसे रेंटल सर्विसेज पर किसी बिल्डिंग का किराया 2 लाख रुपए महीने का आ रहा है, क्या जीएसटी लागू होगा? बिल्कुल होगा। 20 लाख से ऊपर सर्विसेज कैटेगरी में चला गया, ट्रांसफर या डिस्पोजल एक्सचेंज, वही मैंने कार का एग्जांपल दिया, जीएसटी लागू होगा, आपको जीएसटी सप्लाई पर लगाना पड़ेगा। ऐसे और भी बहुत सारे केसेस हैं जहां आपको जीएसटी लागू होगा। तो मोटे स्तर पे इस बात को समझ लीजिए कि यदि जीएसटी में आप हो, अभी तो आपके लिए कुछ भी नहीं आने वाला, बहुत बेसिक से एग्जांपल्स आएंगे, लेकिन आपको इन फ्यूचर भविष्य में इस पर काम करना है, जीएसटी में अपना कैरियर बनाना है, तो आपको जीएसटी को उस लेवल तक जाके समझना पड़ेगा जहां आप किसी बड़ी कंपनी में भी जाओ तो कंफर्टेबली उसके बात को समझ पाओ, नहीं तो आप वही छोटी मोटी जॉब तक सीमित रह जाओगे। मेरा आज की डेट का जो ऑब्जेक्टिव है वो आप लोगों के दिमाग की खिड़कियां खोलना है कि हम इसको हल्के में लेकर के केवल कोई 4-5 एंट्रियां मान के ना चलें, और सीखने के लिए सिखाने के लिए हमारे दरवाजे हमेशा आप लोगों के लिए खुले हैं। मैं लगातार पढ़ता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ, है ना। मेरे माध्यम से आप लोगों का यदि कुछ कंट्रीब्यूशन मेरा हो जाए तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप लोगों की विल के बिना नहीं हो पाएगा। अब किसी में इच्छा ही नहीं है, और ठीक है साहब हो गई तैयारी, देखिए कोई जॉब मिल जाएगी तो कर लेंगे। हैं कई लोग ऐसे महान विभूतियां हमारे बीच में आती है, कई बार पदार्थी है, प्रकट होती है, फिर हम मनी मन हाथ जोड़ लेते हैं उनसे, जी प्रभु आपको ठीक है, जैसा ठीक लगे आप वैसा कर लो। तो कई बच्चों में है ललक, जी नहीं सब कुछ करना है, उसको सिखाओ और एक्स्ट्रा एडवांस, तो भी हम अभी 15 दिसंबर के बाद शुरू करने वाले हैं हम एडवांस लेवल के बैचेस। तो वहां पर फिर हम आप लोगों को एक्स्ट्रा नॉलेज देने के लिए फिर और एक्स्ट्रा लेवल को लेके जाएंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ये बात यहाँ तक मुझे उम्मीद समझ में आ गई। तो अब हमने देख लिया कि मैंने यदि एमपी में मैं हूं और मैंने जो भी बिल बनाया, बाल बेचा, वो एमपी के ही व्यक्ति को बेचा, मैंने अपने बिल पर जो एड्रेस डाला वो एमपी का ही डाला, तो उस बिल में मुझे जो जीएसटी लगानी है वो कौन कौन सी लगेगी? सीजीएसटी। लेकिन मैंने बिल पर एड्रेस डाला किसी और जगह का, तो मेरे ऊपर उस पर आईजीएसटी, मेरे ऊपर यूटी, मुझे एमपी में मैं हूं और मैं एमपी में ही माल बेचने की एंट्री कर रहा हूं, तो मुझे यूटी नहीं लगाना है, क्योंकि मैं यूटी में नहीं हूं, मैं एमपी में। ठीक है, और कंपनसेशन एक्ट भी अब खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि अब वो 5 साल निकल चुके हैं, 2022 में भी 5 साल हो गए, 18, 19, 20, 21, 22 में ही वो 5 साल पूरे हो गए, इसका अस्तित्व खत्म हो गया, क्योंकि ये बनाया ही 5 साल के लिए गया था, उसके बाद कोई मतलब नहीं। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको काफी कुछ क्लैरिटी आ गई होगी। अभी बैच खत्म नहीं हुआ है, ध्यान रखिए, अभी कोई भी हिलने या उठने की कोशिश ना करे। अभी 15-20 मिनट, आधा घंटा और बैच को पीछे किया गया, लेकिन अब कोई बहुत ज्यादा बोले सर अब बस अब नहीं होता, तो बता देना, उसके लिए हम रास्ते छोड़ देंगे और जाते जाते तालियां बजवा देंगे। चलो आगे बढ़े। चलिए टैली की भी बात साथ साथ में कर लेते हैं, ताकि आप ज्यादा लोग टैली के हो चुके हैं, है ना। कोई अभी थ्योरी का तो है नहीं, कोई इसकी थ्योरी चल रही है, टैली में आ चुके हैं प्रैक्टिकल में। अब आप इसको जीएसटी में अच्छी एंट्री कैसे बनाओगे, चलो ये भी बात कर लेते हैं, लगेगा। इसमें सप्लाई के बाद एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट मुझे लेकर चलना है, वो मैं अभी कवर करूंगा आज भी, लेकिन तो फिर वो बात अधूरी रह जाएगी, वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसके विषय में मैं आज ही बात करूंगा, ठीक है। मैं साथ में टैली की कुछ एंट्रीज की बात और कर लेता हूँ। ये काम करते हैं, टैली का हम सेकंड फेज में आ जाएंगे। 10 मिनट के अंदर मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट को मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। देखिए पूरे जीएसटी का, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये पूरे जीएसटी की रीढ़ की हड्डी अब बताने वाला हूँ, ध्यान रखना। दिस इज द बैकबोन ऑफ जीएसटी। इस पूरे सर्कस का जो मेन बम्बू है वो ये है आईटी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, वरना इसकी जरूरत ही ना पड़े। पूरा होता है सर्कस का जो मेन बम्बा होता है, जिसमें पूरा सर्कस लगा होता है, वो ये है जो मैं बताने वाला हूँ, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसलिए अपनी सीट बेल्ट
बांध लीजिएगा, हम उड़ने वाले हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप पीछे रह लो, हवा में उड़ जाओ। कोशिश मेरी भाषा को सरल रखने की है, एग्जांपल्स मैं बहुत सरल ही दूंगा। इसके बावजूद यदि कोई किसी को लगे कि दिक्कत आ रही है तो बता देना, हम उसको कवर करेंगे, ठीक है। लेकिन सब लोग जुड़े रहें।